Assalamualaikum everyone. Welcome to Excel Training Module 5. इस मॉड्यूल में हम कुछ लॉजिकल और कंडीशनल फंक्शंस की बात करेंगे, जिसमें इफ, नेस्टेड इफ प्लस एंड, इफ प्लस और, स्विच फंक्शन शामिल हैं। और इसके अलावा हम बात करेंगे काउंट इफ, एवरेज इफ, सम इफ, और उसके साथ साथ इनके इफ्स वर्जन को भी डिस्कस करेंगे कि मल्टीपल कंडीशनल बेस के ऊपर किस तरह से हम काउंट लगा सकते हैं, एवरेज और सम लगा सकते हैं। इसी तरह से इस वीडियो के एंड में हम कुछ डेट और टाइम से रिलेटेड फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे और सबसे आखिर में हम डिस्कस करेंगे कुछ कॉमन एरर्स जो कि एक्सेल में हमें नजर आती है और उन एरर्स को रिजॉल्व कैसे करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। In this video, we are going to look at if formula in Excel. If formula in Excel is a logical formula, and all logical formulas in Excel are based on simple if and then statements. Let's have a look at to some examples about if and then. Like if it's raining, then bring an umbrella. If it's sunny, then bring sunglasses. If it's sunny and it's summer, skip work and go to beach. ये कुछ examples हैं जिससे हम Excel से basically बात कर रहे होते हैं. Basically, it just says, hey Excel, if this statement is true, return this value. Otherwise, रिटर्न समथिंग एल्स। यानी हम एक्सेल को कोई भी कंडीशन देते हैं और उस कंडीशन की बेस पे हम उसे कमांड देते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये कर लो, अदरवाइज कुछ और कर लो। सो दैट इज अ सिंपल लॉजिक बिहाइंड इफ फंक्शंस इन एक्सेल। बिफोर गोइंग टू द एक्सेल शीट, लेट्स टॉक अबाउट सिंटैक्स ऑफ इफ फंक्शन। इफ फंक्शन के सिंटैक्स में अगर हम टाइप करते हैं इज इक्वल टू इफ, तो हमसे वो तीन चीजें पूछता है, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू एंड वैल्यू इफ फॉल्स। लॉजिकल टेस्ट में हम उसे बताते हैं कंडीशन है क्या। एक्चुअली कोई भी ऐसा टेस्ट जो ट्रू या फॉल्स की सूरत में आंसर दे सके is basically called a logical test. अब ट्रू या फॉल्स की कंडीशन में अगर मैं बात करूं तो लाइक मैं इससे कहता हूं A1 सेल में अगर गूगल लिखा हुआ है, अगर A1 सेल इज इक्वल टू गूगल है तो ट्रू कर दो, अदरवाइज फॉल्स कर दो। इसी तरह से B2 सेल में वैल्यूज अगर लेस देन 100 है तो ट्रू कर दो इसको या फिर फॉल्स कर दो। यानी ट्रू यहां पर आ जाएगा वैल्यू ऑफ ट्रू की कंडीशन में और फॉल्स यहां पर आप टाइप कर देंगे वैल्यू ऑफ फॉल्स की कंडीशन में। इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल में भी देखेंगे। बिफोर गोइंग टू दैट, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। यहाँ नीचे आपके पास यहाँ पे टेबल मौजूद है एक, जिसमें के डिफरेंट लोकेशंस के आपके पास टेम्परेचर्स मौजूद हैं। ये जो फ्रीज का कॉलम है यानी कॉलम डी, इस पे हमने अपना फंक्शन टाइप किया इज इक्वल टू इफ, और यहाँ मैंने इससे कहा कि B2 में जाओ यानी टेम्परेचर वाले कॉलम में जाओ और चेक करो कि अगर उसकी वैल्यूज लेस देन और इक्वल टू 32 है तो क्या करें, वो यहाँ पर यस टाइप कर दे, अदरवाइज इन केस ऑफ फॉल्स यहाँ पर नो टाइप कर दे। आप ये देखें कि जिन जिन सिटीज के टेम्परेचर्स 32 से ज्यादा हैं इसने उनके आगे नो टाइप कर दिया और जिनके टेम्परेचर्स 32 से कम है उसके आगे यस टाइप कर दिया है। नाउ लेट्स मूव टू द एक्सेल एंड अप्लाई इट ऑन अ प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑन एक्सेल शीट। तो शुरू करते हैं विद दिस बेसिक एग्जांपल। इस एग्जांपल में हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स के नाम मौजूद हैं, उनके कॉलेजेस, उनकी डिग्रीज, उनके मार्क्स इन ओसी सब्जेक्ट, उनके मार्क्स इन साइकोलॉजी सब्जेक्ट एंड मैथ्स में और अकाउंट्स में उनके कितने मार्क्स आए। टोटल मार्क्स उनके कितने थे, पास्ट इन मैथमेटिक्स एंड पास्ट इन ओसी के हमारे पास दो कॉलम्स हैं जिसमें हम इफ फंक्शन अप्लाई करेंगे। ऊपर जो आपके पास इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं इसमें अगर मैं इफ पे क्लिक करता हूं सो इट सेज चेक इफ स्टूडेंट पास्ट इन मैथ्स। क्राइटेरिया क्या है, शुड स्कोर एटलीस्ट 35 मार्क्स। तो हमारे पास एक क्राइटेरिया है कि मैथमेटिक्स में यानी इस कॉलम में वो तमाम स्टूडेंट जिनके मार्क्स 35 से ऊपर हैं वो पास हैं, बाकी सब फेल हैं। इसके लिए मैं टाइप करता हूँ इज इक्वल टू, टाइप करते ही एक्सेल की और मेरी बातचीत शुरू हो चुकी है। एक्सेल मुझे बता रहा है कि अगर आप इफ टाइप करेंगे तो इफ करता क्या है, चेक्स वेदर अ कंडीशन इज मेट एंड रिटर्न वन वैल्यू इफ ट्रू एंड अनदर वैल्यू इफ फॉल्स। तो ये मुझे अपने डिस्क्रिप्शन खुद बता रहा है। मैंने कहा ठीक है प्रोसीड करो, मैंने टैब प्रेस किया एंड उसके बाद इसका ब्रैकेट ओपन हो गया और ये अपना पूरा सिंटेक्स लेकर मेरे सामने आ गया बातें करने के लिए। ये मुझसे पहली चीज कह रहा है
ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी अगर आप मुझे लॉजिकल टेस्ट बता दें कि कहाँ से किस चीज को मैच करना है। सो मेरा लॉजिकल टेस्ट ये है कि मुझे मैथ्स के अंदर नंबर्स को चेक करना है कि अगर वो 35 से ऊपर है या 35 से नीचे है। तो मैंने इसको रेफरेंस दिया कि ये मैथ के नंबर का रेफरेंस ले लो, यानी F10। अब इसको चेक करो, अगर ग्रेटर देन है 35 से, मैंने क्या टाइप किया, F10 ग्रेटर देन है 35 से। मैंने कॉमा जैसे ही प्रेस किया, इसने का कंडीशन तो मुझे समझ आ गई। अब बताओ जी, अगर ये वैल्यू ट्रू हो जाती है तो मैं क्या करूं। मैंने इससे कहा भाई यहाँ पर इस बंदे को पास कर दो, और मैंने इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर दिए। आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जब भी आप फंक्शन के अंदर फंक्शन के सिंटैक्स में टेक्स्ट को टाइप करेंगे तो इन्वर्टेड कॉमास में होगा, और नंबर टाइप करेंगे तो विदाउट इन्वर्टेड कॉमास होगा। मैंने ट्रू की कंडीशन दे दी। जैसे ही मैंने कॉमा प्रेस किया, अब इसका सिंटैक्स का तीसरा पार्ट आ जाता है और ये मुझसे कह रहा है कि अगर ये वैल्यू ट्रू ना हो तो फिर क्या करें। तो मैंने कहा भाई फिर ये काम करो, सिंपल सा यहाँ पर फेल टाइप करके ले आओ, और मैंने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज किया। अब मेरा फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। मैं इसको टेस्ट करने के लिए एंटर करता हूँ एंड सी कि यहाँ इसके 81% मार्क्स थे या 81 मार्क्स थे। इसने मुझे यहाँ पर पास का क्राइटेरिया दे दिया। इसको टेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 35। सी इसने 35 को भी फेल कर दिया। 36 टाइप करते हैं, सी इसने पास कर दिया। 34 का टाइप करते हैं, इट इज फेल। सो दैट मीन के माय फंक्शन इज वर्किंग प्रॉपरली। इसमें हम ये भी कर सकते हैं, एक तो हमने कंडीशन लगाई थी ग्रेटर देन, मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, या आप इसको F2 प्रेस करके भी एक्टिवेट कर सकते हैं फंक्शन को। फंक्शन की F2 जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ, सी इट इज एक्टिवेटेड। मैं इससे कहता हूँ कि यार F10 में 35 जिसके मार्क्स आए वो क्या करे, यानी 35 से ऊपर के तो पास हो गए, 35 वाले का क्या करना है। सो बेसिकली 35 वाले को भी पास कर देना चाहिए। तो मैंने कहा ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 को पास कर दे। अब मैं इसको एंटर करता हूँ एंड लेट्स चेक द क्राइटेरिया। 35 मैंने लिखा, लास्ट टाइम इसने फेल कर दिया था, अब ये पास कर रहा है। 34 करते ही ये उसको फेल कर देता है। Before proceeding further, let me talk about some logical operators. अब ये लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या चीज है, इसके लिए हम शीट के राइट पे आ जाते हैं। सबसे पहला लॉजिकल ऑपरेटर है इज इक्वल टू साइन, उसके बाद दूसरा है नॉट इक्वल टू। ये जो दो साइन हैं ये न्यूमेरिकल डेटा पे भी काम करते हैं एंड साथ ही साथ ये टेक्स्ट डेटा पे भी काम करते हैं। यानी अगर मेरी कोई लॉजिक ऐसी है जो कि मैं कहूँ कि यार अगर इस सेल के अंदर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है तो इज इक्वल टू या नॉट इक्वल टू आ सकता है। लेकिन अगर मेरे पास सिर्फ न्यूमेरिक डेटा और मैं ग्रेटर देन या लेस देन की भी कंडीशन लगा सकता हूँ तो मेरा अगला ऑपरेटर होगा ग्रेटर देन, उससे अगला ऑपरेटर है लेस देन, उसके बाद है लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। ये मेरे पास 6 लॉजिकल ऑपरेटर हैं, जिसमें से ये जो 4 हैं ये बेसिकली ओनली फॉर द न्यूमेरिकल डेटा है, और बाकी ये जो ऊपर वाले दो हैं ये आपके टेक्स्ट डेटा के लिए भी यूज हो सकते हैं। इसको आप टेक्स्ट डेटा में यूज कर सकते हैं। सो अगर आपने ये लॉजिक समझ ली कि आपका लॉजिकल टेस्ट किस बेस पे होगा, तो फिर आप याद रखें कि इफ का फंक्शन आपके लिए सिर्फ हलवा है। लेट्स पुट दिस फंक्शन हियर एज वेल ओसी के केस में। तो ओसी के सब्जेक्ट में हमारे पास 48 है। अब यहाँ पर हम टाइप करते हैं दोबारा से फंक्शन इज इक्वल टू, मैंने टैब प्रेस किया, एक्सेल से मेरी बातचीत शुरू हो गई। मैंने इसको रेफरेंस दिया ओसी वाले सब्जेक्ट का, और मैंने इससे कहा कि इसके अंदर अगर इसके मार्क्स ग्रेटर देन या इज इक्वल टू 35 है तो क्या करें, यहाँ पर पास लिखते हैं, वरना फेल लिखते हैं। आप ये देखें, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसी तरह से जब आप प्रैक्टिकली एक्सेल में इफ का फंक्शन टाइप करेंगे तो जब आप इस तरह से वर्डिंग यूज करेंगे तो आपको खुद को भी क्लैरिटी आती जाएगी। इसको हैबिट बना ले ताकि इफ का फंक्शन यूज करते हुए आपको ज्यादा से ज्यादा आसानी और आपकी जो भी कंडीशन हो उसको क्लैरिफाई करने के लिए आपको भी समझ आ सके और एक्सेल को भी समझाना आसान हो जाएगा। मैंने एंटर किया, इसने पास कर दिया। अब हम इसी फंक्शन को रिवर्स ऑर्डर में टाइप करते हैं और देखते हैं कि रिवर्स ऑर्डर में किस तरह से इसका रिजल्ट आता है। बिकॉज एक्सेल का आप वन वे अप टू अदर वे डाउन भी जो है वो रिजल्ट निकाल सकते हैं, और उसके लिए मैं करता हूँ यहाँ पे F2, और F2 करने के बाद से मैंने कहा कि अगर 35 से लेस देन मार्क्स हो, मैंने यहाँ पे इज इक्वल टू ग्रेटर देन की जगह 35 से लेस देन मार्क्स टाइप किए, और इस पे मैंने कहा कि अगर ये ट्रू हो जाती है कंडीशन तो यहाँ फेल कर दो, और वरना यहाँ पर आप इस बंदे को पास कर दो। इस कंडीशन में और उस कंडीशन में सिर्फ लेस देन और ग्रेटर देन का फर्क है, और हमने ट्रू और फॉल्स की कंडीशन के बेस पे अपने रिमार्क्स को रिवर्स ऑर्डर में टाइप कर दिया। मैं इसको एंटर करता हूँ। अब इस सूरत में भी ये मेरा जो फार्मूला है ये मुझे एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे मैं 34% मार्क्स देता हूँ तो ये यहाँ पर मुझे फेल टाइप करके देता है, और अगर मैं इसको 35 मार्क्स देता हूँ तो सी इसने यहाँ पे पास टाइप कर दिया। दैट मीन इट इज वर्किंग
एज पर रिक्वायरमेंट मैंने इसको ड्रॉप डाउन कर दिया टिल द लास्ट रो, तमाम स्टूडेंट्स के लिए। F2 करके मैं इस फंक्शन को एक्टिवेट करता हूँ एंड आई वांट टू सी के यहाँ पर D10 का क्राइटेरिया लगा हुआ है कि D10 में अगर वैल्यू 50 या उससे ज्यादा हो तो उस सूरत में ये उस स्टूडेंट को पास कर दे, अदरवाइज उस स्टूडेंट को फेल कर दिया जाए। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि ये जो क्राइटेरिया है ये भी टाइपिंग है, जबकि वैल्यू ऑफ ट्रू की सूरत में और वैल्यू ऑफ फॉल्स की सूरत में दोनों केसेस में यहाँ पे टाइपिंग हो रही है। तो टाइपिंग का मकसद ये है कि कल को अगर क्राइटेरिया चेंज होता है तो मुझे एक्सेल फंक्शन को एडिट करके इसमें जाकर चेंजेस करनी होंगी। सो बजाय हम इसको एडिट करें, हम इसमें रेफरेंसिंग को यूज करके इस फंक्शन को ऑटोमेट कर सकते हैं। वो कैसे? तो सबसे पहले बात करते हैं लॉजिकल टेस्ट की। तो यहाँ मैं टाइप करता हूँ इस सेल को, फॉर एग्जांपल हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इस सेल के अंदर मैंने इसको येलो कर दिया और येलो करने के बाद मैंने कहा यहाँ पर क्राइटेरिया होना चाहिए, फॉर एग्जांपल 50% पासिंग मार्क्स है तो 50 मैंने यहाँ टाइप कर दिया। अब आते हैं यहाँ पर ऊपर और वैल्यू ट्रू की सूरत में, यहाँ ट्रू की सूरत में मैंने टाइप कर दिया यहाँ पर पास एंड फॉल्स की सूरत में मैंने कर दिया इसको फेल। क्लियर हो गया? हमने पास और फेल दोनों को भी येलो हाईलाइट कर दिया। अब मैं इसको F2 करता हूँ और F2 करने के बाद जहां मेरे पास 50 टाइप था इसको मैंने सिलेक्ट किया और इसकी जगह पे मैंने रेफरेंसिंग यूज कर ली F8 की और इसको मैंने F4 प्रेस करके लॉक कर दिया कि अगर मैं ऊपर से नीचे पेस्ट करूं तो ये सेल चेंज नहीं होना चाहिए। दूसरे नंबर पे मैंने यहाँ पे पास सिलेक्ट किया इंक्लूडिंग इन्वर्टेड कॉमास, ये मेरी वैल्यू इफ ट्रू है और वैल्यू इफ ट्रू में मैंने इससे कहा कि जो भी यहाँ पर टाइप हो वो यहाँ ले लो। इसने J3 का रेफरेंस ले लिया और मैंने F4 प्रेस किया, ये देखें इसने सेल को लॉक कर दिया। देन मैंने फर्दर वैल्यू इफ फॉल्स की सूरत में यहाँ पे फेल लेना है या मैं इसको दे सकता हूँ यहाँ पर रेफरेंस और मैंने रेफरेंस पे क्लिक किया और जैसे ही मैंने क्लिक किया इसने J5 पिक कर लिया एंड आई द रेफरेंस। अब मैं इसको एंटर करता हूँ, रिजल्ट इसका सेम है और इसको मैं डबल क्लिक करके डाउन द लाइन पेस्ट कर देता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ मेरी ट्रू की सूरत में क्राइटेरिया चेंज हो जाता है, मैं यहाँ लिखता हूँ जी ग्रेट, तो जितने पास हैं वो तमाम के तमाम ऑटोमेटिकली ग्रेट हो जाएंगे और जितने भी फेल हैं उसके आगे मैं लिख देता हूँ नीड इम्प्रूवमेंट। तो आप एंटर करते साथ ही देखें कि तमाम के तमाम के आगे नीड इम्प्रूवमेंट आ चुका है और क्राइटेरिया अगर मेरा चेंज होता है 50 से 35 हो जाता है तो मैं जैसे ही 35 पे क्लिक करूंगा सी के जो 35% वाले थे वो भी पास हो गए। अपने फंक्शन में वैल्यूज को कम से कम टाइपिंग पे रखें और ज्यादा से ज्यादा रेफरेंसिंग यूज करें ताकि आपका फंक्शन को यूज करने का जो मेथड है दैट विल हेल्प यू इन द ऑटोमेशन ऑफ योर शीट। हम आगे चल के कुछ मजीद एग्जांपल्स भी देखेंगे कि किस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं जी नेस्टेड इफ के हवाले से। सिंगल इफ के अंदर आपके पास एक लॉजिकल टेस्ट की गुंजाइश होती है। अगर आपके सेल के अंदर सिंगल फॉर्मूला के थ्रू आप मल्टीपल लॉजिकल टेस्ट अप्लाई करना चाहते हैं, उस सूरत में आप नेस्टेड इफ का फंक्शन यूज करेंगे। नेस्टेड इफ का फंक्शन कैसे यूज करते हैं, इसमें क्या आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है ये टेबल, इस टेबल में डिफरेंट लोकेशंस का डिफरेंट टेम्परेचर मौजूद है। इस टेम्परेचर की बेस पे हमने यहाँ पे क्लाइमेट कॉलम में एक फंक्शन यूज किया और इस फंक्शन में हमने कहा इज इक्वल टू इफ B2 में जाकर चेक करो अगर टेम्परेचर लेस देन 40 है और ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो यहाँ पर कूल टाइप कर दो, अदरवाइज यानी जहां पर फॉल्स की स्टेटमेंट आनी थी वहां हमने एक और इफ यूज किया और उस इफ के अंदर हमने कहा कि B2 में जाकर देखो कि ग्रेटर देन 80 की टेम्परेचर के साथ जो भी वैल्यू शो होती है उसके आगे हॉट टाइप कर दो और अगर ग्रेटर देन 80 या लेस देन 40 दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं तो फिर उस सेल के अंदर माइल्ड टाइप कर दो। यानी कि यहाँ हमारे पास दो ट्रू कंडीशन है। पहले वो जाकर चेक करेगा इस कॉलम में कि ये वैल्यू 40 से नीचे की है, जैसे ही उसको 40 के नीचे की वैल्यू मिलेगी वो उसको कोड कर देगा। अगर उसको 40 के नीचे की वैल्यू नहीं मिलती और ये आपका पहला लॉजिकल टेस्ट ट्रू की जगह फॉल्स हो जाता है, फिर वो अपना दूसरा लॉजिकल टेस्ट अप्लाई करेगा बजाय इसके यहाँ पर फॉल्स वैल्यू टाइप करने के। तो दूसरा लॉजिकल टेस्ट उसको चेक करेगा कि वो 80 से अबव की कोई वैल्यू है, अगर उसको 80 से अबव मिल जाती है तो यहाँ हॉट टाइप कर देगा, अदरवाइज वो तीसरी कंडीशन यानी फॉल्स कंडीशन को ट्रू कर देगा विच इज माइल्ड। इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए चलिए अपनी एक्सेल शीट पे चलते हैं और वहां इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं।
तो इस शीट में आने के बाद हम यहाँ क्लिक करते हैं नेस्टेड इफ पे। जैसे ही मैंने नेस्टेड इफ पे क्लिक किया तो इसने मुझसे कहा कि इफ स्टूडेंट स्कोर्ड अबव 300 टर्म इट एक्सेलेंट, बिलो 300 के लिए लेकिन अबव 200 के लिए टर्म इट एवरेज और बिलो 200 के लिए नीड इम्प्रूवमेंट्स। ये था हमारे पास टोटल मार्क्स की बेस पे। तो अब हम जो फंक्शन यूज करेंगे वो इस टोटल मार्क्स के कॉलम पे यूज करेंगे और यहाँ पर यूज करेंगे। उसके लिए पहले हम समराइज कर लेते हैं इस फंक्शन को यूज करने से पहले कि हमारे पास ये 3 क्राइटेरियाज हैं। कौन से 3 क्राइटेरियाज हैं? अबव 300 की बेस के ऊपर उसको एक्सेलेंट मार्क करना है, 200 से 300 की बेस के ऊपर उसको एवरेज मार्क करना है और लेस देन 200 की बेस के ऊपर उसको नीड इम्प्रूवमेंट ये मार्क करना है। टाइप करते हैं हम इज इक्वल टू इफ, और जैसे ही मैं टैब प्रेस करूंगा तो इसका फंक्शन एक्टिवेट हो गया और मेरी और एक्सेल की गुफ्तगू शुरू हो गई। एक्सेल ने मुझसे कहा कि लॉजिकल टेस्ट बताओ। मैंने इससे कहा कि जाओ H10 में जाओ और चेक करो कि अगर वैल्यू ग्रेटर देन है 300 से तो क्या करो। ग्रेटर देन 300 के केस में मैंने कॉमा प्रेस किया एंड देन उसके बाद मैंने इससे कहा कि वैल्यू इफ ट्रू के केस में यहाँ पर मैं एक्सेलेंट टाइप कर सकती हूँ, या मैं दूसरा काम ये कर सकता हूँ कि मैं एक्सेलेंट को रिमूव करूँ और इस सेल का रेफरेंस दे दूं which will be called as an excellent। मैंने इसको लॉक कर दिया, कॉमा प्रेस किया। अब ये कह रहा है वैल्यू इफ फॉल्स, यानी अगर वो 300 से ऊपर ना हो तो फिर क्या करूं। मैंने कहा फिर एक काम करो, दोबारा से इफ लगाओ और इसी सेल में जाओ और चेक करो कि अगर वैल्यू 200 से नीचे तो नहीं है। पहली कंडीशन में मैंने कहा 300 से ऊपर है, उसने कहा नहीं हो तो क्या करूं। मैंने कहा फिर जाओ चेक करो कि 200 से नीचे है, अगर है तो क्या करें, नीड इम्प्रूवमेंट। मैंने M6 का रेफरेंस दिया और मैंने M6 को लॉक कर दिया। और अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू नहीं होती तो फिर क्या करें, फिर वो फॉल्स की सूरत में यहाँ पर एवरेज लिख दे, यानी इस सेल का रेफरेंस, और मैंने इसको लॉक कर दिया। ब्रैकेट क्लोज किया एक दफा, ब्रैकेट क्लोज किया दूसरी बार, क्योंकि हमने यहाँ पर पहला ब्रैकेट ओपन किया था यहाँ पर, दूसरा ब्रैकेट हमने ओपन किया था यहाँ पर। तो जितने ब्रैकेट्स आपने ओपन किए हैं उतने ही आपको क्लोज करने हैं, ये बात ज़हन नशीन कर लीजिएगा। मैं इसको एंटर करता हूं एंड सी कि इसने पहले केस में मुझे 197 का रिजल्ट दिया है नीड इम्प्रूवमेंट की शक्ल में। इसको हम डबल क्लिक करके पेस्ट कर देते हैं एंड सी कि इसने एवरेज दिया, एवरेज, नीड इम्प्रूवमेंट, एवरेज, और ये रहा एक्सेलेंट। क्यों कि ये वैल्यू 300 से ऊपर जा रही है, बाकी तमाम वैल्यूज नीड्स इम्प्रूवमेंट या एवरेज की सूरत में हमारे सामने डिस्प्ले हो रही हैं। सो ये तो थी एक एग्जांपल। अब हम चलते हैं एक और एग्जांपल को चेक करते हैं। यहाँ मैं आ गया लॉजिकल टेस्ट के एक न्यू शीट के ऊपर। यहाँ फील्ड फोर्स का एक क्राइटेरिया, इंसेंटिव क्राइटेरिया, जिसमें स्लैब 1 के अंदर अगर किसी लड़के ने 90% सेल्स वर्सेस टारगेट अचीव किया तो उसे 200 रुपए बोनस मिलेगा। अगर उसने 95% अचीव कर लिया तो 300 रुपए बोनस हो जाएगा, लेकिन 90 से लेकर 94% तक उसको 200 ही मिलेगा। इसी तरह से 100% अगर अचीव करेगा तो 500 उसको मिलेगा। सिमिलरली अगर 105 तक पहुंचेगा तो 800, और 110 क्रॉस करेगा तो उसका 1200 का अपर कैप लग गया इसके ऊपर। तो ये मेरे पास 5 डिफरेंट कंडीशंस हैं। इसको हम नेस्टेड इफ से कैसे करेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ, फिर उसके बाद हम इसको और कौन से तरीकों से कर सकते हैं वो भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ टाइप करता हूँ इज इक्वल टू इफ, प्रेस किया, इसने कहा लॉजिकल टेस्ट क्या है। मैंने कहा यार लॉजिकल टेस्ट ये है कि यहाँ पर जाओ इस सेल में यानी E5 में जाओ और चेक करो कि E5 में जो वैल्यू है अब वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 110% है। अगर तो वो 110% के इक्वल टू या ग्रेटर देन है तो फिर क्या करो कि ये 1200 उसके आगे पेस्ट कर दो, और मैंने इसको F4 करके लॉक कर दिया। जरूरी नहीं कि आप इसको लॉक करें क्योंकि यहाँ पर हमारा फंक्शन नीचे पेस्ट नहीं हो रहा। मैंने कॉमा प्रेस किया, इसने कहा अगर वो वैल्यू इक्वल टू या ग्रेटर देन 110% ना हो तो क्या करो। मैंने कहा की बात तुम ये करो कि चेक करो कि अगर वो वैल्यू 110% के इक्वल नहीं है तो चेक करो कि E5 में जो वैल्यू है इज इट ग्रेटर देन और इक्वल टू 105%। ये दूसरी कंडीशन दे दी। अगर तो वो 105% है तो मैंने यहाँ कॉमा प्रेस किया और मैंने कहा 800 उसको इंसेंटिव दे दो वैल्यू ऑफ ट्रू की सूरत में। फिर कहा कि अगर वो 110 से ऊपर भी नहीं है, 105 से ऊपर भी नहीं है या 105 भी नहीं है तो फिर क्या करूं। मैंने कहा भाई एक काम करो कि नेक्स्ट लॉजिकल टेस्ट यूज करो। नेक्स्ट लॉजिकल टेस्ट क्या है कि इसी सेल में चेक करो यानी E5 में ही चेक करो कि अगर वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 100% है, अगर तो 100% के बराबर निकल आए या 100 से अबव हो
फिर उसके आगे 500 प्रेस कर दो, यानी कि C6 की वैल्यू उठा लो। इसने फिर कहा अगर ये ना हो तो फिर क्या करो? मैंने कहा फिर से जाओ और एक नया क्राइटेरिया लगाओ, और मैंने यहाँ पर E5 का रेफरेंस दे दिया। E5 का रेफरेंस दिया ग्रेटर देन इक्वल टू। अब की बार मैंने इससे कहा कि यार चेक करो 95% से इक्वल या अबव वैल्यू है, कॉमा प्रेस किया। अगर है तो फिर क्या करो? आप यहाँ पर C5 के अंदर से जो भी नंबर लिखा हुआ है वो इंसेंटिव या बोनस इस बंदे के आगे यहाँ पर पेस्ट कर दो। फिर भी अगर मुझे एक्सेल कहता है कि यार अब अगर ये वाली कंडीशन ट्रू ना हो तो फिर मैं क्या करूं? मैंने कहा भाई ठीक है, एक और एफ लगा लो। इस दफा काम ये करो कि E5 में जाओ और चेक करो ग्रेटर देन इक्वल टू वैल्यू अगर 90% के बराबर है या इससे ऊपर है तो क्या करेगा? तो यहाँ से उसका इंसेंटिव उठा लो। इसने कहा कि भाई अब सारी कंडीशन यानी 110 से ऊपर भी नहीं है, 105 भी नहीं है, उससे ऊपर भी नहीं है, 100 से ऊपर भी नहीं है, 95 से ऊपर नहीं है, 90 से ऊपर नहीं है, अब क्या करूं? मैंने कहा भाई कुछ ना करो, यहाँ पे 0 टाइप कर दो, क्योंकि अब मेरे पास तमाम कंडीशन फुलफिल हो चुकी हैं। ये मेरे पास 5 स्लैब थे, मैंने 1F, 2F, 3F, 4F और 5F यूज कर लिए। पांचों फ्लैग अगर इनमें से कुछ भी ट्रू होगा तो यहाँ पर उठ के आ जाएगा, लेकिन अगर पांचों ही कंडीशन में ये ट्रू नहीं हो रहा तो फिर भाई ये काम करो, फॉल्स की सूरत में इसके आगे 0 प्रेस कर दो कि भाई इसको कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा। यानी अगर 90 से नीचे होगी परसेंटेज तो उसका इंसेंटिव परसेंटेज कुछ नहीं होगा। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ। देखिए मैंने इफ कितने ओपन किए? 5 इफ ओपन किया। तो मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 दफा ब्रैकेट क्लोज करूंगा, तब जाके मेरा फंक्शन बंद हो जाएगा। मैं इसको एंटर करता हूँ और देखते हैं। ये देखें इसमें 105 टाइप है और इसने 800 की वैल्यू उठा ली है। अगर मैं 104 करता हूं तो देखिएगा ये 500 की वैल्यू उठा रहा है, बिकॉज इसका 105 वाला स्लैब अचीव नहीं हुआ। 104 की सूरत में ये 100 वाले इंसेंटिव के लिए एलिजिबल है। इसी तरह से अगर ये 99 होगा तो 100 वाले के लिए अचीवमेंट ये एलिजिबल नहीं है, 95 वाले के लिए एलिजिबिलिटी हो जाएगी। और सिमिलरली अगर मैं इसको 89 करता हूं तो ये 0 प्रेस करता है, और अगर मैं 111 करता हूं तो ये 110 वाला इंसेंटिव उठा के लाएगा। इससे ऊपर चाहे वो 150 पे ले जाए, उसको 1200 से ऊपर नहीं मिलेगा। ये तो था नेस्टेड इफ के थ्रू इसका सोल्यूशन। हमारे पास दो फंक्शन और हैं जिसके थ्रू हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इस केस के अंदर, बिकॉज मेरे पास अपना एक टेबल मौजूद है। तो हम यूज करते हैं यहाँ पर सबसे पहले वी लुकअप। वी लुकअप की सूरत में मैंने इससे कहा कि यार लुकअप वैल्यू क्या है, ये वाली। टेबल अरे कौन सा है? मैंने कहा भाई ये इस कॉलम में सर्च करो और इस कॉलम से वैल्यू लानी है। दोनों को सिलेक्ट कर लिया। कॉलम इंडेक्स यानी रिटर्न एरे या आपकी रिटर्न वैल्यू कौन से कॉलम से आएगी? तो मैंने इससे कहा कभी काउंट करो कि अचीवमेंट परसेंटेज कॉलम 1 में है, बोनस जो है वो कॉलम 2 में है, तो यहाँ पर सेकंड कॉलम से वैल्यू उठा के लाओ। कॉमा इसने कहा कि अप्रोक्सीमेट मैच करना है या एग्जैक्ट मैच करना है। सो मेरे दोस्त अगर मैं इसको एग्जैक्ट मैच कहूंगा तो ये 90, 95, 100, 105 और 110 के केस में तो एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज एरर दे देगा। और अप्रोक्सीमेट मैच में ये क्या करेगा? अप्रोक्सीमेट मैच में ये नियर बाय वैल्यू जो डाउन द लाइन होगी उसको सिलेक्ट कर लेगा। लाइक अगर यहाँ 94 होगा तो ये 90 को कंसीडर करके उसके आगे जो वैल्यू होगी वो लेकर आएगा, और जैसे ही 95 होगा तो वो इसको उठा लेगा। इसी तरह 99 तक वो इस 300 को ही उठाएगा, और जैसे ही 100 वैल्यू हो जाएगी ये 500 उठा लेगा। तो हमने क्या करना है? इसको अप्रोक्सीमेट मैच करना है। तो मैं इसको ट्रू की फॉर्म में यहाँ पर अप्रोक्सीमेट मैच के थ्रू कॉल करवा लेता हूँ। एमसी इसने 1200 उठा लिया एग्जैक्ट। हम यहाँ टेस्ट भी कर लेते हैं। 99 प्रेस किया, दोनों के अंदर एक एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। 95 की सूरत में भी वही आ रहा है, 90 की सूरत में ये 200 दे रहे हैं। और अगर मैं 89 कर देता हूँ तो क्या कर रहा है? एरर दे रहा है, बिकॉज वी लुकअप के अंदर इसकी कंडीशन में 89% तो है ही नहीं। यानी 89% किस तरह नहीं है कि 90 से नीचे की कोई भी वैल्यू देंगे तो 89 की सूरत में वो उस पर एरर दे देगा, बिकॉज उसके अंदर आर्गुमेंट ये कंप्लीटली ट्रू हो ही नहीं रहे किसी भी सूरत में, क्योंकि वो नीचे वाले अप्रोक्सीमेट मैच को उठा रहा होता है, नीचे इसके कोई वैल्यू नहीं है। तो इस तरह के एरर को रिजॉल्व करने के लिए अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर हम करेंगे क्या। वी लुकअप की सूरत में मैं ये कहता हूँ कि अगर वी लुकअप में इस वाले में एरर आ जाए, एक फंक्शन यूज करो इफ एरर। इफ एरर यूज करो, और इफ एरर के आर्गुमेंट क्या है, सिंटैक्स क्या है? वो है वैल्यू। तो वैल्यू क्या होगी? जो कि इस फार्मूला से उठ के आएगी। और अगर वैल्यू फाउंड नहीं होती और एरर आ जाता है तो कॉमा प्रेस किया। उसने मुझसे पूछा कि वैल्यू इफ एरर। अब अगर एरर आ जाए तो क्या करूं? मैंने कहा बॉस 0 प्रेस कर दो। और जैसे मैंने 0 प्रेस किया और ब्रैकेट क्लोज किया, अब आप ये देखें इस फार्मूला को मैंने अलग से क्राफ्ट किया है इफ एरर का फंक्शन यूज करके और वी लुकअप का फंक्शन यूज करके। इफ एरर क्या कर रहा है कि उसके दरमियान में वी लुकअप से जो भी वैल्यू उठ के आएगी
अगर वो एरर आता है तो उसको 0 कर देगा। मैं एंटर करके देखता हूँ, सी इसने 0 दे दिया। अब हम इसको चेक कर भी लेते हैं कि 90% में करूंगा तो ये 200 दे रहा है। दैट मीन कि इट इज वर्किंग नाउ एक्यूरेटली। लेकिन ये मसला जो है, जो वी लुकअप से हमें एरर की सूरत में मिला और हमने इफ एरर यूज किया उसके अंदर, उसको रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास जो तीसरा मेथड है वो भी हो सकता है। वो तीसरा मेथड क्या है? हम यूज करेंगे एक्स लुकअप। जैसे ही मैं एक्स लुकअप टाइप करता हूँ तो ये मुझसे पूछता है कि लुकअप वैल्यू क्या है। मैंने कहा बॉस जाओ E5 के अंदर लुकअप वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर जो भी वैल्यू हो उसको लुकअप एरे कॉमा प्रेस किया मैंने, कहा लुकअप एरे, तो मैंने कहा भाई इस लुकअप एरे में चेक करो ये वैल्यू मैच करती है कि नहीं करती। फिर कॉमा प्रेस किया, इसने कहा रिटर्न एरे क्या दूं। मैंने कहा बॉस जाओ बोनस में और बोनस में जाकर इस कॉलम से रिटर्न वैल्यू उठा लो ऑन द बेसिस ऑफ ये जो आपकी लुकअप वैल्यू है। कॉमा प्रेस किया, इसने यही मुझसे पूछ लिया कि अगर वो वैल्यू मिले ही ना फिर क्या करूं। वी लुकअप में ये फैसिलिटी नहीं थी। अब मैंने इससे कहा कि यार अगर वैल्यू ना मिले तो सिफर कर दो। मैंने सिफर प्रेस कर दिया। इसने कहा एग्जैक्ट मैच उठाना है, एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट स्मॉलर आइटम उठाना है या लार्जर आइटम। तो चूंकि अगर वो 91% अचीव कर चुका है तो हम उसको 95 का इंसेंटिव तो नहीं दे सकते, हम उसको देंगे 90 का इंसेंटिव। तो हमने कहा कि एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट स्मॉलर आइटम उठा लो। मैंने यहाँ पर लाकर टैब प्रेस किया, इसने -1 उठा दिया। यहाँ पर मैं अपना फंक्शन क्लोज करता हूँ और मैं इसको इंटर करता हूँ। नाउ सी ये 200 दे रहा है। अब मैं 89 करता हूँ तो तीनों में सिफर आ रहा है। 75 करूंगा तीनों में सिफर आ रहा है। अगर मैं तीनों में 95 प्रेस करता हूँ तो तीनों में एक जैसा आंसर आ रहा है और इसी तरह से 111 में भी सब में एक जैसा आंसर आ रहा है। एक्सेल में आपको किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए मल्टीपल वेज होते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है कि आपकी जिस फंक्शन पे जितनी कमांड होगी, जब आपके पास कोई असाइनमेंट आता है तो वही फंक्शन आपके दिमाग में सबसे पहले रिफ्लेक्ट होता है। तो इट इज नॉट मैंडेटरी कि जो सही तरीका है वही यूज हो। तमाम तरीके सही है अगर उससे आपका काम ठीक तरह से निकल के आ रहा है। कुछ लोग इसको एक्सेल टेक्निक्स कहते हैं, कुछ टिप्स एंड ट्रिक का नाम देते हैं और कुछ इसको एक्सेल जुगाड़ के नाम से जानते हैं। मैं आपको यहाँ पर इन तमाम फंक्शंस को डिस्प्ले कर देता हूँ ताकि आपको डिफरेंशिएट पता चल जाए कि तीनों फंक्शंस में क्या डिफरेंस है और किस तरह से हम इसका सिंटेक्स टाइप करते हैं। उसके लिए करेंगे क्या, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर्मूला टेक्स्ट और मैंने एक और फंक्शन अप्लाई किया और मैंने इसे कहा कि यहाँ से फॉर्मूला उठा लो। ये पहला इफ का फंक्शन हो गया। दूसरा मैंने यहाँ पे टाइप किया फॉर्मूला टेक्स्ट और इसमें मैंने रेफरेंस दिया इस सेल का और मैंने कहा ये वाला फंक्शन भी डिस्प्ले कर दो। और तीसरा मैंने लिखा फॉर्मूला टेक्स्ट और इस बार मैंने इससे कहा कि ये एक्स लुकअप वाला भी डिस्प्ले कर दो। मैं इसको जूम कर देता हूँ आपके लिए ताकि आपको ये फंक्शन रीड करने में आसानी हो सके। यहाँ मैं आपको एक टिप और देता चलूं कि अगर आप एक सेल के अंदर बहुत सारे इफ यूज कर रहे हैं जो कि सम टाइम 10, 15, 20 इवन 50 से भी ज्यादा हो सकते हैं, तो आप ये करें कि क्योंकि इफ का फंक्शन जब टाइप होता है तो उसमें मल्टीपल कंडीशंस अप्लाई होती हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि फंक्शन बहुत बड़ा हो जाता है और रीडिंग में मसला हो जाता है। तो आप क्या करें फंक्शन को आसान बनाने के लिए, उसके लिए मैं आपको टिप देता हूँ। आप इफ के फंक्शन को एडिट करें और एडिट करने के बाद यहाँ देखिए, यहाँ से मेरा फंक्शन शुरू हुआ, ये इसका पहला लॉजिकल टेस्ट आया और यहाँ मैंने ट्रू की वैल्यू दी। यहाँ पर नेक्स्ट इफ स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले मैं अपना कर्सर लेकर आया और मैंने कीबोर्ड से ऑल्ट इंटर प्रेस किया। ऑल्ट इंटर से क्या होता है, आपका हर आने वाला दूसरा इफ नेक्स्ट रो से शुरू होगा। जब आप इसको इन फ्यूचर कभी एडिट करेंगे तो वहां आपको ये रीडेबिलिटी में आसानी देगा और आपको पता चलता रहेगा कि मेरी कितनी कंडीशंस अप्लाइड है और हर कंडीशन में फंक्शन में मैंने क्या अप्लाई किया था। नाउ यू सी कि पहली रो में मेरे पास मुझे पता चल रहा है कि अगर E5 110% हो तो C8 कर दो, E5 105% हो तो C7 कर दो, E5 100% हो तो C6 और इसी तरह से सो ऑन। तो ये एक ट्रिक है, एक टिप है आप लोगों के लिए जो इफ फंक्शन यूज करना चाहते हैं ताकि आपको इन फ्यूचर इसको रीड करने में आसानी हो सके। तो दैट्स इट फॉर इफ एंड द नेस्टेड इफ। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई बट आई हैड टू कवर द कंप्लीट इफ एंड इफ नेस्टेड इफ। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इफ के साथ कुछ मजीद छोटे छोटे फंक्शन जिसमें मल्टीपल क्राइटेरिया बेस्ड कंडीशंस अप्लाई होंगी, लाइक इफ के साथ एंड और इफ के साथ और। उसके लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करना होगा। लास्ट वीडियो में हमने बात की इफ और नेस्टेड इफ के हवाले से और अब हम बात करने जा रहे हैं एंड और के साथ इफ का इस्तेमाल कैसे किया जाए। उसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा एंड और ये दो फंक्शन एक्चुअली करते क्या हैं। चलिए देखते हैं।
ये हमारे पास 3 सेल मौजूद हैं जिसमें डिफरेंट वैल्यूज हैं। इस सबसे पहले सेल में एक्सेल टाइप है, दूसरे सेल में 15, तीसरे सेल में 3000। अगर मैं यहाँ पर एंड की बेस पे कंडीशन अप्लाई करूँ और ये देखना चाहूँ कि क्या तमाम कंडीशंस ट्रू हैं या फॉल्स हैं, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ इज इक्वल टू एंड, और एंड टाइप करते ही ये देखें मुझसे कह रहा है कि चेक वेदर ऑल आर्ग्यूमेंट्स आर ट्रू एंड रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल आर्ग्यूमेंट्स आर ट्रू। यानी कि ये आर्ग्यूमेंट को टेस्ट करने के लिए फंक्शन इस्तेमाल होता है। मैं टैब प्रेस करता हूँ एंड लेट्स सी कि ये किस तरह से ये काम करता है। इसने मुझसे कहा लॉजिकल 1, लॉजिकल 2 और 3 डॉट का मतलब है अनलिमिटेड। आप इसमें लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। जैसे जैसे आप कॉमा प्रेस करते जाएंगे कि लॉजिकल एबिलिटी ये इंक्रीज होती चली जाएगी। राइट नाउ हमारे पास 3 सेल हैं, हम 3 डिफरेंट सेल की बेस के ऊपर डिफरेंट कंडीशन को टेस्ट करते हैं। सबसे पहले हम इससे कहते हैं कि चेक A3 में इज इक्वल टू, अगर मैं टाइप करता हूँ एक्सेल, तो क्या ये लॉजिक ट्रू है? यस ऑफ कोर्स इट विल बी। दूसरी लॉजिक में मैंने कॉमा प्रेस किया और मैं इसको दूसरी लॉजिक देता हूँ A4 में चेक करो कि वैल्यूज आर ग्रेटर देन 10, तो भी ये ट्रू लेगा। थर्ड कंडीशन में मैं इससे कहता हूँ कि तीसरे सेल में जाओ और चेक करो कि वैल्यू इज इक्वल टू 3000 है। यस, इस ऑल 3 कंडीशंस आर ट्रू। मैं इसको एंटर करता हूँ, लेट्स सी कि इसका आंसर क्या आता है। जैसे मैंने एंटर किया, सी इसने मुझे आंसर दिया ट्रू। आते हैं सेम कंडीशंस अप्लाई करते हैं यहाँ पर और की कंडीशन में इज इक्वल टू और। जैसे मैं और टाइप करता हूँ, सी इट सेज चेक्स वेदर एनी ऑफ द आर्गुमेंट आर ट्रू एंड रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स। रिटर्न फॉल्स ओनली इफ ऑल आर्ग्यूमेंट्स आर फॉल्स। यानी कि और के केस में अगर एक आर्ग्यूमेंट भी ट्रू हो जाएगा तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज तमाम आर्ग्यूमेंट के फॉल्स होने की बेस पे ये तभी हमें फॉल्स प्रोवाइड करेगा। चलिए देखते हैं। मैंने इससे कहा कि A3 में चेक करो अगर वैल्यू इज इक्वल टू एक्सेल है, देन उसके बाद A4 में जाओ और A4 में चेक करो वैल्यू ग्रेटर देन 10 है, और इसी तरह से A5 में जाओ और चेक करो कि वैल्यू इज इक्वल टू 3000 है। मैंने ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया, इट इज ट्रू। नाउ मैं यहाँ आकर वैल्यू चेंज करता हूँ। मैं कहता हूँ यहाँ पर एक्सेल नहीं है, मैं इसको कहता हूँ ये है PTX। जैसे ही मैं एंटर करूंगा, दोनों में से कौन सा फंक्शन इसको फॉल्स क्रिएट करेगा? एंड वाला, बिकॉज एंड के अंदर आपकी तमाम कंडीशंस का ट्रू होना जरूरी है, तभी वो आपको ट्रू आंसर देगा। और की कंडीशन में अगर मैं इसकी एक और कंडीशन को फॉल्स कर दूं, लाइक इसको मैं 9 कर देता हूँ, यहाँ कंडीशन लगी हुई है ग्रेटर देन 10 की कंडीशन हो तभी इसको एक्सेप्ट करें। मैंने यहाँ 9 कर दिया, 2 कंडीशन फॉल्स हो गई। 2 कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में भी ये ट्रू दे रहा है बिकॉज थर्ड कंडीशन इज एक्चुअली ट्रू। मैं जब इसको चेंज करता हूँ, मैं इसको 1000 करता हूँ, तो तभी ये मुझे फॉल्स देगा कि तीनों कंडीशन फॉल्स हो गई हैं। तो बेसिकली ये सपोर्टेड फंक्शंस हैं, सपोर्टेड फंक्शन जो किसी फंक्शन के साथ यूज होते हैं। तो आज हम जो इसका इस्तेमाल करने लगे हैं वो इसके साथ करने लगे हैं। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि एंड की सूरत में ऑल शुड बी ट्रू एंड और की सूरत में एनी वन कंडीशन शुड बी ट्रू। ये दोनों सूरतों में ट्रू दे देगा। सो ये क्या थ्योरेटिकल पार्ट, और अब चलते हैं इसको प्रैक्टिकल अप्लाई करने के लिए। हम अपनी शीट पे आ चुके हैं। यहाँ हमारे पास वही स्टूडेंट्स का डेटा है और इसकी बेस पे अब हमने एंड और को अप्लाई करना है विद इफ। तो सबसे पहले एंड की कंडीशन को देखते हैं। एंड में ये हमसे कह रहा है इफ स्टूडेंट इज फ्रॉम किंगस्टन, यानी ये जो स्टूडेंट्स के नाम हैं, अगर इनका कॉलेज किंगस्टन है एंड इज डूइंग मास्टर्स कॉल हिम किंगस्टनाइट। यानी अगर वो एक तो उसका कॉलेज किंगस्टन हो, दूसरी कंडीशन ये है कि उसकी डिग्री मास्टर्स होनी चाहिए। अगर वो मास्टर्स कर रहा है तो उसको किंगस्टनाइट कहें, अदरवाइज नॉट अ किंगस्टनाइट कहते हैं। हम इसको क्लोज करते हैं। हम यहाँ आते हैं, अपना फंक्शन टाइप करते हैं। मैंने टाइप किया इज इक्वल टू एंड। सबसे पहले एंड की कंडीशन की बेस के ऊपर इसको टेस्टिफाई कर लेते हैं और उसके बाद फिर इस पे इफ ऐड करेंगे। मैंने लॉजिक्स को टेस्टिफाई करना है, मैंने एंड लगाया। इसने कहा पहली लॉजिक क्या है, मैंने कहा जाओ कॉलेज की लाइन में और इस सेल को सिलेक्ट करो P10 को, और P10 में चेक करो कि अगर इज इक्वल टू वैल्यूज हैं। मैंने इन्वर्टेड कॉमास ऑन किया। इन्वर्टेड कॉमास ऑन करने के बाद मैंने इसके कहा इस पे देखो कि किंगस्टन लिखा हुआ है, और मैंने इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर दिए। कॉमा मैंने दूसरी कंडीशन के लिए इससे कहा कि अब जाओ और ये भी चेक करो कि डिग्री सेल के अंदर क्या ये लिखा हुआ है मास्टर्स। मैंने यहाँ मास्टर्स टाइप किया और इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज कर दिया, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया। इसने मुझे यहाँ पे फॉल्स रिटर्न किया। मैंने यहाँ पे इसको डबल क्लिक किया एंड आई वांट टू सी कि कौन कौन यहाँ पे ट्रू हो चुका है।
तो यहाँ मेरे पास एक तो ये कंडीशन ट्रू हुई है। आप देखिए कि इसमें किंगस्टन और मास्टर्स दोनों सिलेक्टेड हैं, दैट्स व्हाई एंड के फंक्शन ने इसको एज अ ट्रू कंसीडर किया है। सिमिलर विद दिस किंगस्टन एंड मास्टर, जो कि कंप्लीट कंडीशन ट्रू हुई है, दैट्स व्हाई इसने हमें ट्रू आंसर दिया है, अदरवाइज ये फॉल्स आंसर देगा। अब हम इसको यूज करते हैं विद इफ। हमारा मकसद यहाँ पे फॉल्स या ट्रू को कॉल करना नहीं है, बल्कि अपना मकसद ये है कि यहाँ पर हमारे पास अगर ट्रू हो तो किंगस्टनाइट लिखा हुआ आ जाए, अगर ट्रू ना हो तो नॉट अ किंगस्टनाइट लिखा हुआ आ जाए। तो मैं इस फंक्शन को एडिट करता हूँ और इसके बिल्कुल स्टार्ट पे चले जाते हैं, से पहले और इज इक्वल टू साइन के बाद यहाँ मैं टाइप करता हूँ और मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब ये मुझसे पूछ रहा है लॉजिकल टेस्ट, तो चूंकि हमारे पास एंड का फंक्शन ट्रू या फॉल्स की सूरत में आंसर देता है, तो हम एंड को अपना लॉजिकल टेस्ट कंसीडर करते हैं और बिल्कुल राइट पे आके कॉमा प्रेस करता हूँ। अब इसने क्या कहा, वैल्यू इफ ट्रू, तो अगर हमारे एंड का आंसर ट्रू में आता है तो हमें ये रिटर्न करेगा किंगस्टनाइट। अगर हमारा आंसर फॉल्स आता है तो हम यहाँ लिख देते हैं नॉट अ किंगस्टनाइट। अब मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया एंड आई हिट एंटर। सी, इसने कह दिया नॉट अ किंगस्टनाइट। मैंने डबल क्लिक किया एंड सी जहां पर ट्रू वैल्यूज थी वहां पर इसने किंगस्टनाइट टाइप कर दिया और जहां पर फॉल्स वैल्यू आई थी वहां पर इसने नॉट अ किंगस्टनाइट टाइप कर दिया। आते हैं जरा सा आगे और अगली कंडीशन हमारी है प्लस और के साथ। इसमें हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ ऊपर आया और मैंने इफ प्लस और पे क्लिक किया। यहाँ पे 3 कॉलेजेस हैं, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड एंड किंगस्टन। इसने कहा कि अगर कॉलेज का नाम हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड है, ही इज फ्रॉम एन आईवी लीग यूनिवर्सिटी, यानी कि अगर उसका कॉलेज ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड है तो हम उसे कहेंगे आईवी लीग यूनिवर्सिटी। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ इज इक्वल टू और कंडीशन मेरी क्या है, कंडीशन मेरी ये है कि इस सेल में जाओ और इसको चेक करो इज इक्वल टू हार्वर्ड और कॉमा। हमने फिर गए वापस इस सेल में और हमने कहा कि इज इक्वल टू ऑक्सफोर्ड। मैंने ब्रैकेट क्लोज किया एंड आई वांट टू सी कि मेरी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। मैंने एंटर किया, इसने कहा ट्रू है। दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो ये इसको एज अ ट्रू ले लेगा। यहाँ चूंकि ये स्टूडेंट इज फ्रॉम ऑक्सफोर्ड, दैट्स व्हाई हमारे पास यहाँ पे आंसर आया है ट्रू का। मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ एंड जितने भी वो स्टूडेंट्स हैं जो कि किंगस्टन से हैं वो स्टूडेंट यहाँ पे फॉल्स हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम ये टेस्ट करते हैं, देखिए ये किंगस्टन से है, सेकंड वन इज फ्रॉम द आईवी लीग यूनिवर्सिटी, दैट्स व्हाई यहाँ पर ऑक्सफोर्ड लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये इसकी बेस पर इसने ट्रू कर दिया। फॉल्स की कंडीशन में आप देखें किंगस्टन है और जितने भी फॉल्स हैं उसकी कंडीशन में आपको किंगस्टन नजर आएगा। मैं इसको एडिट करता हूँ एंड लेट मी एड इफ कंडीशन इन द स्टार्ट। अब इफ के अंदर अगेन मुझसे पूछ रहा है लॉजिकल टेस्ट, तो लॉजिकल टेस्ट के लिए मैं इसको और का कंप्लीट फंक्शन दे देता हूँ। फंक्शन के बाद मैं प्रेस करता हूँ कॉमा, कॉमा के बाद मैंने कहा वैल्यू इफ ट्रू। वैल्यू ट्रू के अंदर हमने इसको देना है आईवी लीग यूनिवर्सिटी। मैंने ILU कह दिया और मैंने इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज कर दिया, यानी वैल्यू इफ ट्रू की सूरत में ILU ले आए, कॉमा वैल्यू इफ फॉल्स की सूरत में नॉट ILU ये टेक्स्ट लेकर आ जाए। मैंने ब्रैकेट क्लोज किया एंड आई हिट एंटर। सी, इसमें जितने भी ट्रू हैं उन सबको ये ILU ले आएगा और नॉट ILU लेकर आएगा जहां पर फॉल्स कंडीशन है। इसको मैंने डबल क्लिक किया एंड इसने तमाम की तमाम कंडीशन अप्लाई कर दी। सिमिलरली जिस तरह से और यूज होता है, एंड यूज होता है, आप नॉट भी यूज कर सकते हैं, बट नॉट इज नॉट फ्रीक्वेंटली यूज फंक्शन, दैट्स व्हाई आई एम लीविंग दिस फंक्शन एंड नॉट डिस्कसिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहाँ हमने डिस्कस किया इफ प्लस एंड, इफ प्लस और। इन फ्यूचर इन दोनों फंक्शंस को किसी न किसी प्रोजेक्ट में हम यूज करेंगे और वहां इसकी फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए आपको डिफरेंट एग्जांपल से समझाऊंगा कि किस तरह से ये फंक्शन यूज किए जाते हैं। That's it for today and I'll see you in the next class with some other conditional functions. और आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्विच फंक्शन की और देखेंगे वो कौन सी नेस्टेड इफ कंडीशन है जहां पर स्विच फंक्शन आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपनी वर्किंग शीट के ऊपर। इस शीट में आपको एक टेबल नजर आ रहा है यहाँ पे और इसके अगेंस्ट यहाँ पे हमारे पास एक क्राइटेरिया सेल है और यहाँ पर हमारे पास आउटपुट रेंज है जिसमें हम नेस्टेड इफ और स्विच फंक्शन को यूज करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस टेबल की। टेबल में हमारे पास कुछ साइजेस है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, और यहाँ पे चेस्ट साइजेस है 36 जो कि स्मॉल के लिए यूज होगा, 39 इज मीडियम और 42 यूज होगा लार्ज के लिए। तो हम यहाँ पे इसकी ऑटोमेशन पे काम करते हैं और ऑटोमेशन
इंफॉर्मेशन के लिए हमने यहाँ पे एक सेल चूज किया है और सेल की बेस के ऊपर अगर कोई यहाँ 36 टाइप करता है तो यहाँ स्मॉल लिखा हुआ आ जाए, अगर कोई यहाँ 39 टाइप करता है तो यहाँ पर उसके पास मीडियम लिखा हुआ आ जाए, और अगर यहाँ पर कोई 42 टाइप करता है यूजर तो यहाँ पे हमारे पास लार्ज लिखा हुआ आ जाए। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे नेस्टेड इफ कंडीशन यूज करते हैं। और नेस्टेड इफ क्या होता है, इफ की कंडीशन के अंदर आपने दूसरा इफ यूज करना होता है। आप मल्टीपल इफ यूज कर सकते हैं जहां तक आपको आपके क्राइटेरियाज मौजूद हैं। यहाँ मेरे पास चूंकि 3 क्राइटेरियाज मौजूद हैं, एक है स्मॉल, एक है मीडियम और एक है लार्ज, यानी 36, 39 और 42 की बेस ये वैल्यूज रिक्वायर्ड है इन दिस सेल। तो मैं यहाँ पर 3 इफ कंडीशन यूज करूंगा विद इन इफ। स्टार्ट करते हैं विद इज इक्वल टू इफ, और मैंने टैब प्रेस किया और इसने मुझसे पूछा कि लॉजिकल टेस्ट क्या है। मैंने इसको बताया कि लॉजिकल टेस्ट क्या है कि अगर ये सेल इज इक्वल टू हो 36 के तो क्या करें। तो यहाँ इन्वर्टेड कॉमास में मैंने यहाँ लिख दिया एस, यानी स्मॉल यहाँ पर पिक कर ले आए, अदरवाइज कॉमा। और यहाँ पर अदरवाइज की कंडीशन में मैंने यानी फॉल्स की कंडीशन में मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक और इफ टाइप किया और टैब प्रेस कर दिया। टैब प्रेस करने के बाद अगेन मैंने सेम सेल का रेफरेंस दिया और मैंने यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन प्रेस किया, और दूसरी जो मेरी कंडीशन है 39 की, तो मैंने यहाँ 39 इसको टाइप किया कि अगर यहाँ पर 39 लिखा हो तो क्या करे, तो यहाँ पर ये लेकर आ जाए मीडियम। अब इसने मीडियम यहाँ टाइप कर दिया, देन मैंने कॉमा प्रेस किया और मेरी तीसरी कंडीशन आ जाती है, तो मैंने इफ टाइप किया, टैब प्रेस किया एंड देन आई पुट सेम सेल रेफरेंस। और उसकी बेस पे मैंने इसको कहा कि अगर ये सेल इज इक्वल टू हो 42 के तो यहाँ क्या करना है, इसने यहाँ पर लार्ज यानी एल टाइप कर देना है। मेरे पास फॉल कंडीशन कोई नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम क्लोजिंग दिस ब्रैकेट फॉर F1, F2 और F3। तीनों F के लिए मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया और मैंने हिट एंटर कर दिया। ये देखिएगा 36 के ऊपर यहाँ पर स्मॉल लिखा हुआ आ गया S, यहाँ पर मैं चेंज करता हूँ 39 और ये डायनेमिक हो चुका है, M आ रहा है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 42 तो यहाँ पर L लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, इसका एक रिप्लेसमेंट फंक्शन है अगर आपको नेस्टेड इफ टाइप करना है। नेस्टेड इफ में प्रॉब्लम ये होती है न्यू यूजर्स को कि वो जब टाइप करना शुरू करते हैं तो उसमें एरर के चांसेस ज्यादा होते हैं, बिकॉज आपको मल्टीपल इफ्स यूज करने होते हैं एक ही फंक्शंस के अंदर। इसका पार्शियल सोल्यूशन है वो है स्विच फंक्शन। इसी कंडीशन को हम स्विच से लगाते हैं और फिर मैं आपको आगे चल के बताता हूँ स्विच फंक्शन किस तरह काम करता है और इसकी लिमिटेशन क्या है। मैं यहाँ टाइप करता हूँ इज इक्वल टू स्विच। अब हम सेम कंडीशन जो है वो यहाँ पे स्विच के थ्रू निकालेंगे। मैंने यहाँ पे टैब किया प्रेस, और इसने मुझसे सबसे पहला जो आर्गुमेंट रिक्वायर्ड किया सिंटेक्स के अंदर क्या कह रहा है, एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशन क्या है जी, एक्सप्रेशन है ये सेल यानी रेफरेंस सेल। देन मैंने कॉमा टाइप किया, अब इसने कहा वैल्यू 1, यानी इस सेल के अंदर वैल्यू 1 क्या होनी चाहिए जिसकी बेस पे आप रिजल्ट 1 रिक्वायर्ड करेंगे। यहाँ देखिएगा नीचे सिंटेक्स में वैल्यू 1 देन कॉमा रिजल्ट 1। मैंने इससे कहा कि यार इसमें वैल्यू 1 36 हो, और फिर मैंने यहाँ पे कॉमा प्रेस किया एंड देन मैंने कहा कि अगर 36 होती है तो यहाँ पर एस टाइप कर दो, ठीक है। देन मैंने कॉमा प्रेस किया तो ये मुझसे पूछा है डिफॉल्ट और वैल्यू 2। मैंने अगेन यहाँ पे वैल्यू 2 जो है इससे कहा कि यहाँ अगर 36 ना हो 39 लिखा हो तो फिर क्या करें, फिर यहाँ पर m लिख दे। फिर मैंने कॉमा प्रेस किया एंड देन इसने मुझे वैल्यू 3 पूछा। इसी तरह से सो ऑन जो है ये चलता चला जाएगा। हमारे पास चूंकि 3 वैल्यूज है तो मैं तीसरी वैल्यू यहाँ टाइप करता हूँ 42 और कॉमा प्रेस किया और इन्वर्टेड कॉमास में मैंने l टाइप करके और इस फंक्शन को यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब यहाँ आप देखिए कि स्विच फंक्शन के अंदर लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं वो यूज नहीं करने, आप एक्सप्रेशंस दे रहे हैं कि किस सेल का रेफरेंस है, बेसिकली किस सेल में हम वैल्यू टाइप करेंगे, वैल्यू क्या होगी, उसका रिजल्ट क्या होगा, कंडीशन 1 में वैल्यू 2 क्या होगी, यानी कंडीशन 2 में वैल्यू क्या होगी, उसका रिजल्ट क्या होगा, और कंडीशन 3 में वैल्यू क्या होगी तो उसका रिजल्ट क्या होगा। मैं जैसे ही एंटर करता हूँ, अब ये देखिएगा यह 36 है, यहाँ पे मैंने 39 टाइप करता हूँ, दोनों में m हो गया, दोनों वर्किंग कर रहे हैं। यहाँ 42 हो गया तो दोनों में वर्किंग हो रही है। अब यहाँ पे बात करते हैं लिमिटेशन की। नेस्टेड इफ के अंदर आपके पास, मैंने आपको लास्ट नेस्टेड इफ वाले सेक्शन के अंदर बताया भी था कि हमारे पास इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ठीक है, और इसी तरह से इज इक्वल टू ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, स्मॉलर देन इज इक्वल टू, ये 6 कंडीशंस आप वर्क कर सकते हैं व्हाइल क्राफ्टिंग नेस्टेड इफ फंक्शन। जबकि स्विच फंक्शन के अंदर जो आप नेस्टेड इफ का रिप्लेसमेंट जो बात कर रहे हैं हम, वो सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन में यूज कर सकते हैं, दैट कंडीशन इज इक्वल टू।
जब भी आपके पास कोई ऐसा डेटा हो जिसमें आपने नेस्टेड इफ यूज करना हो और आपकी कंडीशन तमाम की तमाम जो है इज इक्वल टू बेस पे हो, तो आप नेस्टेड इफ की जगह स्विच फंक्शन को प्रेफर कर सकते हैं। स्विच फंक्शन अदर देन इज इक्वल टू कंडीशन काम नहीं करेगा, लेकिन नेस्टेड इफ फंक्शन के अंदर चूंकि आपके पास वाइड वैरायटी मौजूद है, आप नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और ये अदर ऑपरेटर्स भी, लॉजिकल ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज क्लास। हम मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। इस टेबल में हमारे पास जो डेटा मौजूद है, दीज आर द रेजिडेंट नेम्स ऑफ द लोकेशन कराची, लाहौर एंड मुल्तान, और उनकी यहाँ पर एज मौजूद है। और इस टेबल के ऊपर जो फंक्शन हम यूज करने वाले हैं, दीज आर कॉल्ड द पावर फंक्शन। पावर फंक्शन में काउंट इफ और काउंट इफ्स, एवरेज इफ और एवरेज इफ्स, इसी तरह से सम इफ और सम इफ्स का फंक्शन आता है। ये 6 फंक्शन डिफरेंट कंडीशन की बेस पे आपको कैलकुलेशन अप्लाई करके आंसर देती है। लाइक आपने पिवट टेबल की क्लास में देखा था कि जब आप पिवट टेबल कॉल करते हैं तो वो यूनिक बेस पे आपको काउंट भी प्रोवाइड कर देता है, यूनिक बेस पे आपको सम भी करके दे सकता है और एवरेज भी करके दे सकता है। लेकिन अगर आप पिवट टेबल यूज नहीं कर रहे हैं तो फिर आपके पास जो अल्टरनेटिव फंक्शंस मौजूद हैं, दीज आर द 6 फंक्शन जो कि वो तमाम काम परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि मोस्टली हम पिवट टेबल में कैलकुलेशन से निकाल रहे होते हैं। बिफोर गोइंग टू देम, हम इस एग्जाम्पल के अलावा इन फंक्शंस को अपनी पिवट टेबल वाली एग्जाम्पल पे भी अप्लाई करके देखेंगे। बट बिफोर गोइंग टू दैट एंड this we have 3 more functions: count, count a और count blank। बेसिकली count a और count blank का फंक्शन क्या है, इनका काम क्या है, तो मैं आपको बता दूं। यहाँ टाइप करते हैं इज इक्वल टू काउंट। जैसे मैंने काउंट टाइप किया, इट टेल्स मी काउंट्स द नंबर ऑफ सेल इन अ रेंज दैट कंटेन्स नंबर। आपको मैं एक चीज और बताता चलूं, जो कि मैं प्रीवियस लेक्चर में बताता भी रहा हूँ, कि कोई भी फंक्शन टाइप करेंगे, एक्सेल इटसेल्फ आपसे कम्युनिकेट करना शुरू कर देता है। और एक्सेल की कम्युनिकेशन में फंक्शंस में सबसे पहले ये बताता है कि फंक्शन एक्चुअली करता क्या है। जब आप उससे कहते हैं कि चलो ठीक है मुझे यही काम करवाना है, जैसे ही आप टैब प्रेस करते हैं तो फिर आपसे ये कहता है कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ताकि वो आपको वो काम परफॉर्म करके दे सके जो उस फंक्शन की रिक्वायरमेंट में वो बता चुका है। अब मुझे यहाँ पर काउंट करना है, तो इसने बताया कि आप काउंट कर सकते हैं तमाम न्यूमेरिक डेटा को। तो यहाँ मैं न्यूमेरिक डेटा का कॉलम सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट डाउन बटन से कंप्लीट कॉलम मैंने सेलेक्ट कर लिया और मैंने इसको एंटर कर दिया। इसने मुझे बताया कि 38 न्यूमेरिकल वैल्यूज मौजूद है टेबल के अंदर। दूसरा है काउंट ए। अगर मैं यहाँ फॉर एग्जांपल ये 4 वैल्यूज रिमूव कर देता हूँ, मेरे पास काउंट आना चाहिए दैट शुड बी 38 माइनस 4, लेट्स सी इक्वल टू काउंट ए। काउंट ए क्या करता है, काउंट द नंबर ऑफ सेल इन अ रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी। वो ब्लैंक नहीं होने चाहिए, राइट। मैंने टैब प्रेस किया, इट आस्क मी कि रेंज क्या है। मैंने कहा बॉस रेंज है ये वाली। मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया। इसने मुझे 38 में से 34 वैल्यूज प्रोवाइड की जो कि काउंट ए थी। इसी तरह से काउंट ब्लैंक कहाँ यूज करते हैं, काउंट ब्लैंक बेसिकली किसी भी सेल रेंज के अंदर आपको प्रोवाइड करता है कि उसमें ब्लैंक वैल्यूज कितनी है। ये तो बहुत छोटा सा टेबल है, लेकिन अगर इससे बड़ा टेबल होता तब भी आपको बता देता कि इसमें ब्लैंक रिकॉर्ड कितने हैं। ये समटाइम आप जब बिग डेटा पे काम कर रहे होते हैं और आपने उसमें से डिफरेंट वैल्यूज पे कैलकुलेशन लगानी होती है या काउंटिंग करनी होती है, तो उस सूरत में ये 3 फंक्शन ज्वाइंट होके आपको बड़ा हेल्प आउट करते हैं। तो ये हैं तो बहुत छोटे छोटे फंक्शन, लेकिन इनका काम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही एंटर करता हूँ, सी इसने मुझे बता दिया कि 4 ब्लैंक्स है और 34 काउंट ए है। नाउ लेट्स गेट बैक टू द काउंट इफ्स, एवरेज इफ्स एंड सम इफ एंड सब इफ्स के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं काउंट इफ की। यहाँ पहली रिक्वायरमेंट है रेजिडेंट ऑफ कराची को काउंट करें। देखिए हमने टोटल काउंट किया था 38 था, तो यहाँ रेजिडेंट ऑफ कराची कितने हैं, लेट्स सी। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ काउंट इफ। जैसे मैंने काउंट इफ टाइप किया, आप यहाँ स्क्रीन पर देखिएगा काउंट द नंबर ऑफ सेल विद इन अ रेंज दैट मीट्स द गिवन कंडीशन। सो हम स्टार्ट करते हैं टैब प्रेस करके। इसने सबसे पहला जो आर्ग्यूमेंट सवाल किया वो कहता है कि रेंज क्या है। सो यहाँ पर मुझे जो रेंज देनी है, बिकॉज कराची इज लाइंग इन द बी कॉलम, बी कॉलम मैंने सेलेक्ट कर लिया कि इस कॉलम में से काउंट करो। कॉमा प्रेस किया तो इसने कहा क्राइटेरिया क्या है काउंट करने का। तो यहाँ पर मुझे कराची टाइप करना है
अगर मेरे पास किसी सेल में कराची होता तो मैं उस सेल का रेफरेंस दे देता। अदरवाइज आप अगर टाइपिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर टाइप करेंगे कराची एंड इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज करके जैसे ही आप इंटर करेंगे तो ये आपको बता देगा कि कराची के रेजिडेंट्स कितने हैं इस डेटाबेस में। मैंने एंटर किया, इसने कहा 16। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, मैं टाइप कर लेता हूँ यहाँ पर मुल्तान। अब की बार मैं मुल्तान के रेजिडेंस काउंट करूंगा तो मैं यहाँ टाइप करूंगा काउंट इफ टैब, इसने कहा रेंज, मैंने कहा लोकेशन ले लो। लोकेशन लेने के बाद इसने कहा कि क्राइटेरिया क्या है, मैंने कहा ये जो सेल है जिसमें मैंने मुल्तान टाइप किया है इसकी लोकेशन ले लो और मैंने एंटर कर दिया। सी यहाँ पर 10 आ रहा है। अब अगर मैं मुल्तान को यहाँ पर कराची कर देता हूँ तो सी नीचे भी आपके पास 16 आंसर आएगा। गेटिंग द पॉइंट कि आपका क्राइटेरिया है नाउ दैट इज डायनेमिक। तो आप कोशिश किया करें कि फॉर्मूला टेक्स्ट के अंदर आप बजाय टाइपिंग करने के किसी सेल का रेफरेंस दे दें और उस सेल में अपनी वैल्यूज को चेंज करें, बिकॉज इट विल हेल्प यू इन ऑटोमाइजेशन ऑफ योर एक्सेल। नाउ कम्स रेजिडेंट अबव 50 एज, इसको अप्लाई करते हैं। काउंट इफ, मैंने टैब प्रेस किया, इसने कहा रेंज। नाउ दिस टाइम हमारे पास क्राइटेरिया इज एज, एज मैंने सिलेक्ट कर लिया, कॉमा, इसने कहा क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया है हमारे पास अबव 50, तो मैं इसको ग्रेटर देन 50 दे देता हूं यहाँ पर। और ग्रेटर देन 50 को भी आपने इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है ताकि एक्सेल उसको आइडेंटिफाई कर सके। ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया। इट इज टेलिंग मी कि आपके पास 20 के करीब वो रिकॉर्ड्स हैं जिनकी एज 50 से ऊपर है। सो दैट वाज अबाउट द काउंट इफ। और अब बात करते हैं यहाँ पर काउंट इफ्स की। तो काउंट इफ्स में क्या हो रहा है, टोटल रेजिडेंट नेम कामरान इन कराची। अब देखिए इसमें आपके पास एक सिंगल क्राइटेरिया था कि कराची के रेजिडेंट फाइंड करके दिखाओ, यहाँ पर आपके पास कोई क्राइटेरिया नहीं था तो इसने कंप्लीट काउंट लगा दिया। यहाँ पर आपके पास एक सिंगल क्राइटेरिया था, इस जगह पर आपके पास दो क्राइटेरियाज हैं। तो अब हम दो क्राइटेरियाज की बेस पे जब यूज करेंगे तो हम यूज करेंगे काउंट IFS, काउंट द नंबर ऑफ सेल्स स्पेसिफाइड बाय द गिवन सेट ऑफ कंडीशंस और क्राइटेरिया। मैंने टैब प्रेस किया, इसने कहा क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है। देखिए डिफरेंस यहाँ पर आपको फील हो रहा है, पहले उसने सिर्फ रेंज पूछा था और क्राइटेरिया पूछा था, अब वो आपसे पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है और क्राइटेरिया 1 उसके बाद लिखा हुआ है। तो हम इससे कहते हैं कि क्राइटेरिया रेंज 1 तो वही लोकेशन है। जैसे ही मैंने कॉमा प्रेस किया इसने यहाँ पर क्राइटेरिया 1 को हाईलाइट कर दिया। दैट मीन अब हम इससे ये पूछ रहा है कि क्राइटेरिया 1 क्या है। मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास में कराची लिख दिया और यहाँ पर मैंने दोबारा कॉमा प्रेस किया। हमारे पास पहली क्राइटेरिया रेंज थी B2 से B39, क्राइटेरिया 1 था कराची। जैसे ही मैंने कॉमा प्रेस किया इसने रेंज 2 कह दिया, तो क्राइटेरिया रेंज 2, क्योंकि हमने कामरान को सर्च करना है तो कामरान इज बेसिकली अ रेजिडेंट नेम। मैंने ये कॉलम भी सिलेक्ट कर लिया एंड उसके बाद मैंने कॉमा प्रेस किया और मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास में कामरान टाइप कर दिया और इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज कर दिया। अब आप देखें कि ये मेरे पास दो कंडीशंस को फाइंड करना है, कराची को फाइंड करना है B2 से B39 पे, कामरान को फाइंड करना है A2 से A39 में। तो मुझे ये पता चल जाएगा कि कराची में कामरान नाम के कितने लोग हैं। तो यहाँ मेरे पास आंसर आ रहा है 10, यानी टोटल रेजिडेंट ऑफ कराची 16 थे जिसमें से 10 का नाम कामरान है। सिमिलरली अब यहाँ पर मुल्तान पे अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए हम यूज कर लेते हैं क्राइटेरिया। यहाँ पर इस सेल को यूज करते हैं मुल्तान और दूसरा है कामरान। हमारे पास दो क्राइटेरियाज हैं। अब मैं यहाँ टाइप करता हूँ इज इक्वल टू काउंट इफ्स, मैंने टैब प्रेस किया, इसने कहा क्राइटेरिया रेंज 1, तो मैंने यहाँ पे लोकेशन दे दी। कॉमा प्रेस किया और कॉमा प्रेस करने के बाद इसने मुझसे पूछा क्राइटेरिया 1 क्या है, मैंने कहा ये सेल ले लो, कॉमा। अब इसने कहा क्राइटेरिया रेंज 2, तो क्राइटेरिया रेंज 2 मेरे पास रेजिडेंस का नाम है तो मैंने यहाँ पे ये कॉलम सेलेक्ट कर लिया, कॉमा। इसने कहा कि क्राइटेरिया 2 क्या है, तो मैंने इसको यहाँ सेल का रेफरेंस दे दिया और मैंने क्लोज करके एंटर कर दिया। आप ये देखें कि ये बता रहा है मुल्तान में कामरान कितने हैं। अब मैं अगर ऊपर जाकर मुल्तान को चेंज करता हूँ कराची से, तो आप ये देखें कि 10 आंसर आ रहा है। साथ ही साथ हम यहाँ पर चेक करते हैं कि अगर मैं इसको लाहौर कहता हूँ, लाहौर में 0 कामरान आ रहा है, लेकिन अगर मैं कामरान को चेंज करता हूँ तारिक से, तो सी मुझे यहाँ पर पता चल रहा है कि लाहौर में के तारिक नाम के रेजिडेंट मौजूद है। सो इट वाज अबाउट काउंट एंड काउंट इफ। अब बात करते हैं जी एवरेज की। एवरेज क्या करता है, एवरेज एज ऑफ मुल्तान रेजिडेंट। तो मैं क्या करूंगा, एवरेज, मैंने टैब प्रेस किया। अब इसने कहा देखिए दो चीजें मुझसे पूछा है, रेंज और क्राइटेरिया, जिस तरह से काउंट इफ में पूछ रहा था। तो रेंज हमें पता है कि हमें मुल्तान लेना है, रेंज सेलेक्ट कर ली, कॉमा। इसने कहा क्राइटेरिया क्या है, तो मैंने यहाँ पे क्राइटेरिया लिख दिया मुल्तान, राइट हो गया।
कॉमा जैसे ही प्रेस किया इसने मुझे पूछा एवरेज रेंज कहाँ से लेना है। काउंट इफ में क्या कर रहा था, क्योंकि उसको सिर्फ काउंटिंग चाहिए थी बेस्ड ऑन कराची, तो उसने काउंटिंग के लिए सिर्फ कराची को काउंट कर लिया। लेकिन एवरेज एफ में उसको तीसरा आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा विच इज एवरेज रेंज, यानी हम चूंकि एवरेज रेंज उठा रहे हैं एवरेज एज की, तो एवरेज एज के लिए मुझे यहाँ पर इस न्यूमेरिक फील्ड की रेंज देनी है और मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। सी के हमारे पास एवरेज इफ में 3 आर्ग्यूमेंट आ गए। पहला आर्ग्यूमेंट है इसके अंदर कि आपकी रेंज क्या है जिससे आपने अपने क्राइटेरिया को मैच करना है, तो मैंने उसको रेंज दे दी। उसके बाद उसने पूछा क्राइटेरिया क्या है, मैंने कहा मुल्तान। एंड देन उसने पूछा कि आप बताओ कि जी एवरेज कहाँ से लेना है, क्योंकि दोनों कॉलम तो न्यूमेरिक है, तो एवरेज के लिए आपने उसको तीसरा कॉलम दिया, तो उसने वहां से एवरेज कैलकुलेट करना है। जैसे ही मैंने हिट इंटर किया इसने मुझे बताया कि 55.8 इज एन एवरेज एज ऑफ मुल्तान। इसी तरह से वो आपसे कराची के रेजिडेंट की एवरेज एज पूछ रहा है और लाहौर के रेजिडेंट्स की, तो हम यहाँ पे लाहौर पे अप्लाई करते हैं। मैं यहाँ लाहौर टाइप कर देता हूँ इज इक्वल टू एवरेज, और जैसे ही मैंने टैब प्रेस किया इसने मुझसे कहा रेंज, तो मैंने इसको यहाँ पर लोकेशन की रेंज दे दी। कॉमा इसने कहा क्राइटेरिया, तो मैंने इससे कहा कि आप लाहौर का जो सेल है इस सेल को क्राइटेरिया ले लो। कॉमा इसने कहा एवरेज रेंज, तो हमने एज का कॉलम सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज किया। एंड नाउ सी के इसमें मेरे पास आर्ग्यूमेंट में कोई भी चीज मैनुअल टाइप नहीं है बल्कि सेल्स का रेफरेंस है, और मैंने इसको इंटर कर दिया। इसने मुझे यहाँ लाहौर की एवरेज एज बता दी। ऊपर हमारे पास मुल्तान की एवरेज एज है, तो हम इसको क्रॉस चेक भी कर लेते हैं मुल्तान यहाँ टाइप करके, एंड सी इसने मुल्तान की एवरेज एज बता दी। अब आते हैं जी एवरेज इस पे। एवरेज और एवरेज एज नॉर्मली कम यूज होता है, बट काउंट इफ, सम इफ और सम इफ ये बहुत ज्यादा यूज होने वाले वाइडली यूज होने वाले फंक्शंस है। और आपका काफी सारा ऐसा काम जो आपको पिवट लगा के करना पड़ता है, उसके लिए आप इन फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। एवरेज एज ऑफ रेजिडेंट नेम तारिक इन कराची। अब तारिक जो कराची में रहते हैं उनकी एवरेज एज उठानी है, तो हमने कहा कि यार चलो ठीक है, हम ये देखते हैं इज इक्वल टू एवरेज इफ क्यों टाइप किया, क्योंकि अब मेरे पास यहाँ पर दो कंडीशन है, तारिक एंड कराची। जो यहाँ पर केस था इसमें एवरेज एज ऑफ मुल्तान रेजिडेंट, तो यहाँ पर सिंगल क्राइटेरिया था मुल्तान का और उनकी एवरेज एज निकालनी थी। यहाँ पर एवरेज एज ऑफ रेजिडेंट नेम तारिक इन कराची, यानी एक तो रेजिडेंट का नाम तारिक होना चाहिए, दूसरा वो कराची का रहायशी होना चाहिए। तो जैसे ही मैंने एवरेज इफ्स लिखा इसने कहा कि एवरेज रेंज क्या है। यहाँ पर हमारे पास एवरेज रेंज आखिर में पूछ रहा था, यहाँ एवरेज रेंज पहले पूछ रहा है, तो इसको हमने देना है एवरेज रेंज, यानी एज की एवरेज उठानी है। तो मैंने एज का कॉलम उठा लिया, कॉमा अब ये पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है। तब इसने वो रेंज पूछी जो कि क्राइटेरिया रेंज है, यानी सम वाली एवरेज वाली रेंज पहले ले ली, अब क्राइटेरिया रेंज कह रहा है तो मैंने इसको लोकेशन दे दिया। कॉमा जैसे मैंने कॉमा प्रेस किया, नाउ सी ये मुझसे पूछ रहा है क्राइटेरिया 1 क्या है, तो मैंने इसको कहा कि क्राइटेरिया 1 इज बेसिकली कराची, तो मैंने यहाँ कराची टाइप कर दिया और यहाँ मैंने कॉमा प्रेस करते ही इसने मुझसे पूछा क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है। मैंने कहा बॉस क्राइटेरिया रेंज 2 इज दिस, कॉमा इसने कहा क्राइटेरिया 2 क्या है, और मैंने यहाँ पर क्राइटेरिया 2 टाइप कर दिया, तारिक, ब्रैकेट क्लोज। अब हम यहाँ पर तारिक के लाहौर के एवरेज एज निकालेंगे, वो तारिक जो लाहौर में रहते हैं उनकी एवरेज एज क्या है। तो यहाँ हमारे पास लाहौर और तारिक पहले से सिलेक्टेड है, तो हम इसी सेल को रेफरेंस यूज करते हैं, इज इक्वल टू एवरेज टैब। अब इसको सबसे पहले एवरेज रेंज देनी है, तो मैंने यहाँ पे एवरेज रेंज सिलेक्ट कर ली एज की, कॉमा इसने कहा क्राइटेरिया रेंज दो, तो मैंने कहा भाई सिटी की लोकेशन की क्राइटेरिया रेंज ले लो, कॉमा अब ये मुझसे पूछ रहा है क्राइटेरिया 1, मैंने इससे कहा कि लाहौर ले लो, यानी इस सेल का रेफरेंस ले लो जिसमें लाहौर लिखा हुआ है, कॉमा इसने कहा क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है, तो मैंने कहा क्राइटेरिया रेंज 2 इज द रेजिडेंट नेम, तो यहाँ मैंने पूरा कॉलम सिलेक्ट कर लिया। एंड नाउ इट इज कॉमा प्रेस करते ही मुझसे पूछ रहा है कि क्राइटेरिया 2 क्या है, तो मैंने इससे कहा कि तारिक को ले लो यहाँ पर, ब्रैकेट क्लोज। नाउ इन दिस सेल आई डिडंट यूज अ टाइपिंग, इस सेल के अंदर आपके पास टोटल रेफरेंसिंग यूज हो रही है और मैंने इसको इंटर कर दिया, एंड सी आपको यहाँ पर 69 एज मिल गई जो कि लाहौर के रिहायशी तारिक थे। यहाँ हम लाहौर को कराची करके भी देख लेते हैं, एंड जैसे मैंने इंटर किया इसने कहा 68, करेक्ट। नाउ कम्स द सम इफ, टोटल एज ऑफ ऑल रेहान्स, इसके लिए मैं लगाता हूँ यहाँ पर सम, क्योंकि मुझे टोटल एज निकालनी तो सम इफ लगाना पड़ेगा। ये क्या करता है, एट द सेल स्पेसिफाइड द गिवन कंडीशन और क्राइटेरिया, यानी कि सम करता है किसी कंडीशन की बेस पे। यहाँ पर मैं टैब प्रेस करता हूँ और अब मेरे पास जो कंडीशन है दैट इज रेहान, और उसकी बेस पे मुझे उसकी एज को सम करना है। मैंने यहाँ पे सम इफ टाइप किया, इसने सबसे पहले पूछा रेंज क्या है। एवरेज इफ और सम इफ के अंदर आपको आर्ग्यूमेंट सेम मिलेंगे, फर्क क्या है कि यहाँ पर आपको पूछेगा एवरेज रेंज
और यहाँ आपके पास तीसरा जो आर्ग्यूमेंट है दैट इज सम रेंज। तो हम यहाँ पर रेंज लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमारा क्राइटेरिया रेहान है और रेहान इज बेसिकली रेजिडेंट नेम। तो मैंने रेजिडेंट नेम का कॉलम एज अ रेंज ले लिया, कॉमा प्रेस किया, इसने कहा क्राइटेरिया क्या है, मैंने इन्वर्टेड कॉमास में रेहान टाइप कर दिया और मैंने इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज कर दिया। कॉमा, इसने कहा सम रेंज क्या है, तो मैंने कहा बस एज ग्रुप को सम करना है और एज ग्रुप को मैंने सम कर दिया। एक चीज का ध्यान रखिएगा, एवरेज इफ हो या फिर सम इफ हो या इफ सो, इसमें जो आप रेंज ले रहे हैं दैट शुड बी इक्वल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये A1 से शुरू होकर A40 पे खत्म हो रही है और ये C2 से C39 पे खत्म हो रहा है। आपकी ये दोनों रेंज या अल्टीमेटली इफ्स की कंडीशन में तीनों चारों जो भी आपकी कंडीशंस हैं वो तमाम की तमाम रेंज एक जैसी होनी चाहिए, अदरवाइज आपको यहाँ पर एरर आ जाएगा। तो बेहतर ये है कि आप इसको रेंज को अप्रोप्रिएटली सेलेक्ट करें। मैंने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज किया एंड आई हिट एंटर। जितने रेहान से उन तमाम की एज का सम आ रहा है 380। दूसरे नंबर पे मुझसे पूछा है टोटल एज ऑफ ऑल पीपल इन मुल्तान, तो यहाँ मैं मुल्तान टाइप कर लेता हूँ एंड उसके बाद में आता हूँ जी, अब मुझे मुल्तान के तमाम लोगों की टोटल एज निकालनी है। तो 558 जो है ये बेसिकली टोटल एज है, सम ऑफ द एज है फॉर द पीपल ऑफ मुल्तान। बात है जी, यहाँ पर ये टोटल, ये एवरेज आपसे पूछा गया था एवरेज इफ के केस में जी, एवरेज एज ऑफ रेजिडेंट नेम तारिक इन कराची। तो मैं अगर इस एवरेज को हटा के कहता हूँ जी टोटल एज कितनी है, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हम लगाएंगे सम इफ, और सम इफ मैंने टैब प्रेस किया और इसने उसी तरह से जैसे मुझसे एवरेज रेंज पूछ रहा था पहले, अब यहाँ पर सम रेंज पूछ रहा है। तो मैंने इससे कहा कि सम रेंज है भाई ये एज ग्रुप, कॉमा प्रेस किया, इसने मुझसे पूछा क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है। अब यहाँ पर मेरे पास क्राइटेरिया 1 जो है वो बेसिक कराची की लोकेशन है, तो मैं यहाँ पे लोकेशन पे क्लिक करता हूँ और मैंने लोकेशन को एरिया रेंज सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही मैं कॉमा प्रेस करता हूँ, सी कि यहाँ पर क्राइटेरिया 1 मुझसे पूछा जा रहा है। मैंने इन्वर्टेड कॉमास में कराची टाइप कर दिया और मैंने इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर दिए। मैंने कॉमा प्रेस किया, अब चूंकि मुझे तारीख की एज का टोटल चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि मुझे रेजिडेंट नेम की सेकंड क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट करनी है। मैंने क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट की सेकंड रेजिडेंट नेम, कॉमा प्रेस किया एंड कॉमा प्रेस करते ही ये मुझसे पूछ रहा है क्राइटेरिया 2 क्या है। मैंने इन्वर्टेड कॉमास में तारीख लिख दिया और इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज करके एंटर कर रहा हूँ। इसमें सम इफ में और एवरेज इफ में आर्ग्यूमेंट ऑलमोस्ट सेम है। एंटर किया तो इसने बताया कि एवरेज तो 68 था बट टोटल एज जो है वो 136 है। तो इस तरह से आप ये 6 फंक्शन यूज कर सकते हैं। हम इसको एक और एग्जांपल से करने की कोशिश करते हैं ताकि हमें इसका एक और एंगल मिल सके। अगर हमें समझ नहीं आई तो हम इसको उस एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। उसके लिए हम चलते हैं एक और शीट में। यहाँ पर मेरे पास शीट आ चुकी है। तो ये आपका वो डेटा है जिसका आपको असाइनमेंट मिला था। आपको याद होगा पिवट टेबल वाली क्लास में हमने डिस्कस की थी यही शीट, और इसमें इस वक्त मेरे पास 80,000 रिकॉर्ड है इस पूरी शीट में। ये है बेसिकली सेल्स का डेटा, इसमें कि हमारे पास लास्ट के 2 कॉलम न्यूमेरिक कॉलम है, यूनिट सोल्ड, वैल्यू सोल्ड, और उससे पहले सिटी और कस्टमर फ्लैग, कस्टमर नेम, कस्टमर कोड, बी फ्लैग यानी ब्रिक का फ्लैग, और एरिया कोड, टेरिटरी रीजन, जोन एंड कॉलम की बेस पे मैंने यहाँ पर एक शीट बनाई है एंड दैट शीट इज बेसिकली रीजन्स। सो मुझे यहाँ पर रीजन का काउंट चाहिए, रीजन के काउंट सम चाहिए और सम के साथ साथ एवरेज चाहिए सेल्स का। सो यहाँ पर मेरे पास रीजन में जाता हूँ अगर मैं, तो मेरे पास बहावलपुर कितनी बार लिखा है ये मुझे यहाँ पर, अगर मैं नीचे चलता चला जाऊँ तो ये काफी दफा लिखा हुआ है। तो इसको यहाँ पर मैनुअल काउंट करना मुश्किल काम है। या तो मैं इसका पिवट टेबल कॉल कर लूँ और या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर फंक्शन के थ्रू इसको काउंट कर सकता हूँ। अब यहाँ पर हम बहावलपुर के काउंट चेक करते हैं। इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे काउंट इफ लगाया क्योंकि मुझे देखना है कि बहावलपुर के टोटल कितने केमिस्ट है। बेसिकली केमिस्ट का काउंट हो रहा है, तो मैंने टैब प्रेस किया। इसने मुझसे कहा रेंज क्या है। नाउ सी मैंने इसी सेल में रहते हुए, इसी जगह पे रहते हुए फॉर्मूला मेरा एक्टिवेटेड है और मैंने यहाँ पे रॉ डेटा पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ मैं इस शीट पे आ जाता हूँ, मेरा फंक्शन यहाँ पे एक्टिवेटेड नजर आ रहा है जो कि मेरी दूसरी शीट पे है। और यहाँ देखिए कि आपको रॉ डेटा की शीट का नाम नजर आ रहा है। ये एक्सेल की लैंग्वेज है, आपने इसको एज इट इज छोड़ना है। अब आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप यहाँ से, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि आपकी रेंज बराबर होनी चाहिए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन करेंगे तो यहाँ पर नोट करें कि फॉर्मूला टेक्स्ट में नोट कीजिएगा 32 से 80,419 है। हो सकता है जो मैं आगे सम रेंज ले रहा हूँ वो किसी तरह से इससे कम हो या इसके बराबर ना हो, तो उसको मुझे बराबर करने के लिए मैनुअल एफर्ट करनी पड़ सकती है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर बजाय C2 से C80,419 करने के मैंने कहा कि कंट्रोल स्पेस बार पूरे का पूरा C कॉलम सेलेक्ट कर लो।
क्योंकि मेरे डेटा में मुझे पता है कि इसके नीचे कोई टेबल मौजूद नहीं है, तो मैंने पूरे का पूरा सी कॉलम सेलेक्ट किया। तो अब जरा रेंज का अंदाजा करें कि इसमें 1 से लेकर किसी भी रेंज का रो का डेटा नहीं है, बल्कि इसने सी कॉलम को फिक्स कर दिया। कॉमा प्रेस किया। कॉमा प्रेस करने के बाद इसने मुझसे पूछा क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, तो क्राइटेरिया चूंकि मेरा उस शीट में मौजूद है, तो मैं वापस जाता हूँ अपनी शीट 2 पे, और शीट 2 पे आके मैंने इससे कहा कि ये बहावलपुर जो है ये मेरा क्राइटेरिया है, और मैंने यहाँ ब्रैकेट क्लोज किया एंड आई प्रेस एंटर। इससे मुझे कहा कि 3021 रिकॉर्ड है बहावलपुर के उस पूरे डेटाबेस में। अब यहाँ मेरे पास एक बेनिफिट क्या हुआ है कि मुझे यहाँ पर रो को लॉक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रो सिलेक्टेड ही नहीं है। तो मेरे लिए आसानी ये है कि मैं इसको यहाँ से पकड़ के ड्रैग डाउन कर सकता हूँ, और मेरे पास तमाम के तमाम रीजन्स का काउंट आ रहा है कि इनके कितने कितने रिकॉर्ड्स हैं। मुझे क्रॉस चेक करने के लिए यहाँ सिर्फ सम लगाना है, और सम लगा के मैंने इसको कहा कि पूरी रेंज ले लो और मुझे बताओ कि टोटल रिकॉर्ड कितने हैं। इसने कहा 80,418, और यही रिकॉर्ड हमारे रॉ डेटा के हैं। दैट मीन कि हमारा ये डेटा बिल्कुल एक्यूरेटली प्लॉट हो चुका है। अब आते हैं काउंट इफ्स के ऊपर। यहाँ हमारे पास दो कंडीशंस है, यानी कि पहले हमने सिर्फ भावलपुर के टोटल रिकॉर्ड देखे। अब मैं यहाँ आता हूँ और मैं इससे कहता हूँ कि भावलपुर के वो रिकॉर्ड लेकर आओ जो रिटेल सेल्स की बेस पे कैलकुलेट हो सकते हैं, यानी कितने ऐसे रिकॉर्ड है या कितने ऐसे केमिस्ट है जो रिटेल फ्लैग के साथ है। या मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता हूँ CW या होलसेलर्स। तो मैं फॉर एग्जांपल भावलपुर के होलसेलर चेक करना चाहता हूँ कितने। मैंने यहाँ पर आया काउंट इफ्स में, मैंने कहा इज इक्वल टू काउंट IFS। इससे मुझसे पूछा क्राइटेरिया रेंज 1। तो यहाँ आते हैं रॉ डेटा में, और रॉ डेटा में आने के बाद मैं बिल्कुल टॉप पे जाता हूँ और रीजन का कंप्लीट कॉलम कंट्रोल स्पेस बार से सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मेरा ये क्राइटेरिया रेंज 1 है। कॉमा प्रेस किया और मैं अपनी शीट 2 पे आया, और यहाँ मैंने इससे कहा कि इसका क्राइटेरिया है बहावलपुर। फिर मैंने कॉमा प्रेस किया, तो अब ये देखें कि इसने मुझसे पूछा कि क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है। चूंकि हमारा क्राइटेरिया 2 जो है वो बेसिकली सी फ्लैग है, तो मैं यहाँ पर जाऊंगा रॉ डेटा में, और यहाँ मैं सी फ्लैग वाले कॉलम में मूव करूंगा कि ये कॉलम बेसिकली मेरा सी फ्लैग का कॉलम है। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल स्पेस बार प्रेस किया ताकि मैं के कॉलम को भी कंप्लीटली सिलेक्ट कर लूं। आप यहाँ पर ऊपर फॉलो कीजिएगा फार्मूला बार में कि पहले मैंने सी कॉलम को सिलेक्ट किया, उसकी शीट 2 में मैंने A2 की रेंज दी, उसके बाद मैंने के कॉलम सिलेक्ट किया और मैं कॉमा प्रेस करता हूँ, और यहाँ मेरे पास ये मेरा एक्सेल के साथ कम्युनिकेशन चल रही है। एक्सेल मुझसे कह रहा है कि क्राइटेरिया 2 क्या है। मैं वापस आया अपनी शीट पे, और इस दफा मैंने इसको इस सेल का रेफरेंस दिया और मैंने ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया। इसने मुझसे कहा कि यार बहावलपुर में टोटल रिकॉर्ड जो है वो 3021 है, इसमें से 62 होलसेलर्स है। मैं यहाँ पे आया, इसको मैंने चेंज किया और मैंने कहा रिटेल बताओ। इसने कहा 2585 रिटेल है। सिमिलरली आप यहाँ से चेंज करते चले जाए, आपका फॉर्मूला है वो अकॉर्डिंगली चेंज होता चला जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं इसको ड्रॉप डाउन करता हूँ तो ये देखें कि इसने कोई रिकॉर्ड पिक नहीं किया। क्यों नहीं पिक किया? इस केस में तो पिक कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्राइटेरिया सिर्फ एक था बहावलपुर, और ये जो कि हमने नीचे जब ड्रैग डाउन किया तो ड्रैग डाउन करने के बाद इसने ऑटोमेटिकली डीजी खान को उठा लिया। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमारे पास क्राइटेरिया 2 है। एक हमारे पास ये ब्लू कलर में A2 यानी बहावलपुर का क्राइटेरिया है, दूसरा ये रेड कलर में L2 यानी कि फ्लैग का क्राइटेरिया है। और जैसे ही मैं नीचे आया तो आप ये देखें कि इसने बहावलपुर को तो डीजी खान कर दिया, A3 कर दिया, लेकिन साथ ही साथ इस फ्लैग को भी ड्रिल डाउन कर रहा है। तो यहाँ मेरे पास ये एरर आ रहा है बेसिक। अब मैं क्या करता हूँ, 250 में जाता हूँ, इसको एडिट करता हूँ F2 के साथ, और ये L2 पे आके या तो मैं L और 2 के दरमियान में ये डॉलर साइन प्रेस कर दूं ताकि इसका रो फिक्स हो जाए, या फिर मैं क्या करूंगा F4 एक ही बार प्रेस करूंगा कि मेरा ये सेल फिक्स कर दो, क्योंकि इस केस में मेरे पास ये काफी है। इसको अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ या ड्रिल डाउन करता हूँ तो ये कम्प्लीटली अप्लाई हो जाएगा, और आखिरी सेल में भी अगर मैं जाकर देखता हूँ तो ये 70 की रेंज ले रहा है क्राइटेरिया, और यहाँ से इसी सेल को पिक कर रहा है जो कि मेरा फ्लैग का सेल था, और यहाँ मैंने इसको सम कर दिया। और सम करने के बजाय मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और इधर इरेज कर देता हूँ। ये 6359 रिकॉर्ड मुझे दिखा रहा है। हमारे हॉस्पिटल के रिकॉर्ड है नेशनल लेवल पे। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, रिटेल का पूछ लेता हूँ। इसने कहा 65,000 रिटेल के रिकॉर्ड्स है, जबकि होलसेलर के रिकॉर्ड देखना चाहो तो 4,265 है। सो ये आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। इस तरह से आप यूं समझे कि ये आपका फिल्टर लगा हुआ है जिसको मैंने लिस्ट के थ्रू कॉल किया है, यानी डेटा वैलिडेशन लिस्ट, और यहाँ पर आपके पास क्राइटेरिया रेंज है और इसकी बेस पे आप इसका काउंट लगा रहे हैं। अब इसी तरह से हम इसका सम यूज कर सकते हैं। मैंने कहा सम इफ करो और टैब प्रेस किया। अब इसने सम इफ की
की बात की तो यहाँ पे सबसे पहले रेंज पूछ रहा है। चूंकि हमने रीजन बेस पे सम करना है तो मैं इसको रेंज देता हूँ यहाँ पर सी कॉलम, क्योंकि सी कॉलम में मेरे रीजन है। तो मैंने कंट्रोल स्पेस बार प्रेस किया, कॉमा प्रेस किया, इसने कहा क्राइटेरिया क्या है। मैं वापस आया और मैंने इससे कहा कि बहावलपुर इज अ क्राइटेरिया। कॉमा प्रेस किया, अब इसने मुझसे पूछा कि सम करने की रेंज कौन सी है। तो मैं वापस गया रॉ डेटा में और अब की बार में मैं एक्सट्रीम राइट पे आ जाता हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास वैल्यू भी है और यूनिट भी है, तो मुझे जो वैल्यूज, अगर वैल्यूज सम करनी है तो मैं वैल्यूज के कॉलम को कंट्रोल स्पेस बार से सिलेक्ट करूंगा, या फिर अगर मुझे यूनिट सम करने होते तो मैं यूनिट वाले कॉलम को स्पेस बार से सिलेक्ट करता। ब्रैकेट क्लोज किया और यहाँ मैं करता हूँ इंटर। जैसे मैंने इंटर प्रेस किया, इसने मुझे बहावलपुर की टोटल सेल्स एंड वैल्यू दे दी। ये बहावलपुर की टोटल सेल है। इसको हम यहाँ पे कॉमा स्टाइल में कन्वर्ट कर देते हैं और ये मेरे पास 29 मिलियन रुपीस की सेल है। या मैं सेकंड क्राइटेरिया पेश करता हूँ और उसके बाद फिर इसको ट्रैक डाउन करेंगे। सेकंड फॉर्मूला इज सम इफ्स। यहाँ पे मुझे सम रेंज सबसे पहले पूछ रहा है। सम रेंज के लिए मैं गया वापस रॉ डेटा में और मैंने इससे कहा कि वैल्यू की बेस पे कंट्रोल स्पेस बार प्रेस किया कि वैल्यू इज बेसिकली माय सम रेंज। जैसे ही यहाँ पर देखिएगा ये कम्युनिकेशन का बॉक्स आपके पास चल रहा है जो फॉर्मूला के साथ, फॉर्मूला के थ्रू आप एक्सेल के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। कॉमा, इसने कहा क्राइटेरिया रेंज क्या है। क्राइटेरिया नहीं पूछ रहा, क्राइटेरिया रेंज। यहाँ मैं आता हूँ कि जी मेरी क्राइटेरिया रेंज इज रीजन। ये क्राइटेरिया रेंज 1 हो गई। कॉमा, इसने कहा क्राइटेरिया 1 क्या है। मैं वापस आया अपनी शीट पे और मैंने इससे कहा कि इस बेसिकली बहावलपुर वाला सेल इज माय क्राइटेरिया 1। फिर मैंने कॉमा प्रेस किया, इसने मुझसे पूछा क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है। मैं वापस गया रॉ डेटा में और मैंने अब की बार इसको बताया कि मुझे सी फ्लैग इज बेसिकली माय क्राइटेरिया रेंज 2। मैंने कंट्रोल स्पेस बार प्रेस किया, कॉमा प्रेस करते साथ ही मुझसे पूछा क्राइटेरिया 2 क्या है। मैं वापस आया शीट पे और इस बार मैंने इससे कहा कि मेरा क्राइटेरिया 2 इज बेसिकली L2 कॉलम, जिसमें के मेरे फ्लैग्स हैं। मैंने ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया। अब जो ये सेल आ रही है ये बेसिकली फिल्टर होके आ रही है। ये कह रहा है कि 8,49,000 आपकी जो सेल है बहावलपुर की, इट इज फ्रॉम द होलसेलर्स, और 29 मिलियन की टोटल सेल है। यहाँ मैं चेंज करता हूँ रिकॉर्ड को और मैं कहता हूँ रिटेल से कितनी है। तो इसने कहा कि 29 मिलियन की टोटल से आपकी सेल है, जिसमें से 25 मिलियन आपकी रिटेल से आ रही है। और मैं इसको ट्रैक डाउन कर देता हूँ ताकि मेरे पास तमाम के तमाम रिकॉर्ड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन आ जाए। लेकिन अगेन यहाँ पर मिसिंग क्या है, मिसिंग इज द फिक्सेशन ऑफ दिस कस्टमर फ्लैग। तो मैं यहाँ पे एडिट करता हूँ और ये रेड वाले सेल के अंदर आकर कंट्रोल F4 प्रेस करता हूँ। F4 सॉरी रेड वाले सेल पे आकर F4 प्रेस करता हूँ और इंटर करता हूँ और अब की बार मैं इसको डबल क्लिक करके टॉप डाउन कर देता हूँ एंड सी कि मेरे पास हर रीजन की रिटेल सेल की बेस के ऊपर कैलकुलेशन आ चुकी है और यहाँ पर टोटल सेल भी आ रही है। मैंने इनको कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया तो मेरे पास समीशन के अंदर भी इनका रिकॉर्ड यहाँ पे शो हो रहा है। यानी कि नेशनल लेवल पे 831 मिलियन की सेल हुई, जिसमें से 676 रिटेल की सेल है। और यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं कि हॉस्पिटल से कितनी सेल हो रही है, 66 मिलियन और 831 टोटल सेल है। तो इस तरह से आप अपनी शीट को ऑटोमाइज कर सकते हैं। सिमिलरली आप इफ अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके लिए हम ये भी कर सकते हैं कि इस सम इफ को कॉपी किया, एंटर किया और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया तो ये सम आ गया। मैंने एडिट किया क्योंकि इस फंक्शन के अंदर और एवरेज के फंक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ नाम का फर्क है, इसके जो आर्ग्यूमेंट है वो सेम है। तो यहाँ मैं एवरेज टाइप कर देता हूँ, एवरेज इफ, और मैंने इंटर कर दिया। नाउ सी कि ये यहाँ पर मुझे एवरेज दे रहा है कि यहाँ पर मुझे टोटल दे रहा है। इसी तरह से यहाँ पर इस सेल को कॉपी करते हैं और इस सेल को कॉपी करके एवरेज इफ के फंक्शन में टाइप कर देते हैं और इसको एडिट करके मैं यहाँ पर सम की जगह पे एवरेज टाइप कर देता हूँ और मैंने इंटर कर दिया एंड सी ये मुझे एवरेज दे रहा है ऑन द बेसिस ऑफ हॉस्पिटल सेल। और मैंने इसको यहाँ पर ट्रैक डाउन कर दिया। यहाँ मैं आप इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं चेंज करता हूँ रिटेल में। आप ये देखें कि इसका टोटल तो ये आ रहा है जबकि रिटेल की बेस पे एवरेज ये आ रहा है। इसी तरह से सम जो है वो उसका एवरेज आ रहा है रिटेल बेस पे और ये टोटल के ऊपर उसका सम आ रहा है। इसी तरह से टोटल में काउंट आपका ये आ रहा है और जबकि आपका काउंट इफ्स यानी रिटेल का काउंट जो है वो ये आ रहा है। तो इस तरह से आप अपनी शीट्स को ऑटोमाइज कर सकते हैं और इन 6 फंक्शन का इस्तेमाल अपनी हैबिट बनाइए, बिकॉज ये 6 फंक्शंस आपको उस जगह हेल्प आउट करेंगे जहां आप पिवट टेबल यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट वीडियो में आपको मजीद कुछ फंक्शंस, डेट, टाइम और इस तरह से इफ एरर से रिलेटेड फंक्शंस आपसे डिस्कस करूंगा। दैट्स इट फॉर दिस क्लास।
ये बात तो आपको पता होगी कि एक्सेल जो है वो डेट को एज अ सीरियल नंबर कंसीडर करता है। एक्सेल में डेट फंक्शन का इस्तेमाल बहुत ही आसान है और यही सब कुछ हम देखने जा रहे हैं आज की वीडियो में। इस शीट के ऊपर अब हमने करना क्या है, हमारे पास कुछ कॉलम्स हैं जिसमें सबसे पहले डेट है, देन हमारे पास टाइम है, सेल मेड है, हमने ईयर निकालना है इस आउट ऑफ दिस डेट, एंड देन उसके बाद हम मंथ पे काम करेंगे, डे पे, आवर, मिनट, सेकंड, वीक डेज, वीक नंबर एंड देन नेट वर्किंग डेज आउट ऑफ 2 डिफरेंट डेट्स। तो स्टार्ट करते हैं विद ईयर। मुझे इस डेट में से इस पूरे डेट कॉलम के ईयर्स निकालने हैं। लाइक 2020 लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे 2020 टाइप करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई भी डेट लिखी हो उसमें से ईयर को निकाल के यहाँ पर पेस्ट कर दे। तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा इज इक्वल टू ईयर, और मैं यहाँ पे जैसे ही ब्रैकेट ओपन करता हूँ या मैं यहाँ पर टैब प्रेस करता हूँ तो मुझसे ये पूछता है सीरियल नंबर। मैंने आपको क्लास के बिल्कुल स्टार्टिंग में कहा है कि एक्सेल डज नॉट हैव एनी डेट फॉर्मेट, या डेट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है एक्सेल की बैक साइड पे। एक्सेल कंसीडर डेट एज अ सीरियल नंबर, तो इससे डेट का भी एक सीरियल नंबर है। तो हम इसका रेफरेंस यहाँ पर मौजूद इस सेल को देते हैं और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते हैं। ये 2020 यहाँ पर टाइप करके ले आया है। अब आपको अगर सीरियल नंबर देखना हो तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सिंपली इस कॉलम का फॉर्मेट आप चेंज कर दें और फॉर्मेट चेंज करने के बाद इसको नंबर में कन्वर्ट कर दें तो ये आपको सीरियल नंबर बता देगा उस डेट का जिस डेट में ये मौजूद है। अगर मैं यहाँ 1 टाइप करता हूँ तो देखिएगा ये 1900 का आंसर दे रहा है मुझे। तो दैट मीन कि 1900 से आगे कई डेट्स जो है ना एक्सेल कंसीडर करता है, उससे पीछे की डेट्स आप उसको नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं अगर -8 टाइप करता हूँ तो ये एरर दे देगा, ठीक है, क्योंकि 1900 से पीछे की डेट्स को ये कंसीडर नहीं कर रहा होता। ये हमने ईयर निकाल दिया। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ और ये देखिएगा जहां पर भी ईयर 21 है वहां पर इसने ईयर 21 पिक कर लिया है, और जहां पर ईयर 2020 है वहां पर इन्होंने ईयर 2020 पिक कर लिया है। नाउ कम्स द मंथ। मैं इज इक्वल टू मंथ टाइप करता हूँ और मंथ के साथ जो है ना मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर सेम दिया और मैंने एंटर किया। इसने मुझे बताया कि ये 12th मंथ है, और इसको मैं अगर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ तो ये मुझे बता रहा है कि शुरू की तीनों डेट्स जो है वो दिसंबर की हैं, देन उसके बाद जनवरी, देन फरवरी, और लास्ट डेट जो है वो मार्च की है। आगे चलते हैं डे। डे बेसिकली बताता है आपको उस पर्टिकुलर डेट में से डेट को अलग करके, यानी इस पूरी डेट के कॉलम में से 12/4/2020 से ये मुझे सिर्फ डेट निकाल के दे देगा विच इज 4। मैं यहाँ इसको तमाम कॉलम पे पेस्ट कर लेता हूँ और लेट्स से कि 12, 4, 15, 19, 20 और ये तमाम डेट्स मेरे सामने आ चुकी हैं। नाउ कम्स द आर। मैं इसको आर टाइप करता हूँ तो आर भी डेफिनेटली इज द सीरियल नंबर। बेसिकली आर जो है वो पॉइंट्स के अंदर होता है। अगर डे में अगर मैं ये बात करूँ कि एक डेट और दूसरी डेट में कितना फर्क, कितने सीरियल नंबर का फर्क है, तो एक सीरियल नंबर का फर्क है, और उस एक सीरियल नंबर को डिवाइड बाय 24 करेंगे तो 1 घंटे का सीरियल नंबर आ जाएगा पॉइंट्स के अंदर, और उसी 1 घंटे के सीरियल नंबर को जो भी आएगा उसको आप डिवाइड बाय 60 करेंगे तो आपके पास सेकंड्स का सीरियल नंबर आ जाएगा। तो एक्सेल बाय डिफॉल्ट पिक कर लेता है जहां पर उसको टाइम मिलता है, वहां से वो अपना टाइम पिक कर लेता है। अब इसको मैंने इज इक्वल टू आर का फॉर्मूला टाइप किया और मैंने इसको एंटर कर दिया। इसने मुझे बताया 12 बजे का वक्त हो चुका है, और यहाँ मैं जैसे ही डबल क्लिक करता हूँ तो ये मुझे तमाम टाइमिंग्स दे रहा है, और ये दे रहा है मुझे 24 आवर्स टाइमिंग के हिसाब से, ऑल्दो हमने यहाँ पे AM और PM यूज किया हुआ है। नाउ कम्स द मिनट। मैं यहाँ पे मिनट टाइप करता हूँ और जैसे ही मैंने मिनट टाइप किया इसने मुझसे अगेन सीरियल नंबर पूछा, तो मैं इसको टाइम कॉलम का सीरियल नंबर दूंगा और मैंने एंटर किया। इसने बताया कि ये कोई मिनट नहीं है बिकॉज यहाँ 0 है, और इसको अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ 35 मिनट, 34 मिनट, 5 मिनट, 44 मिनट एंड 55 मिनट, तमाम के तमाम मिनट्स इसने एग्जैक्टली कैच कर लिए। नाउ कम्स द सेकंड्स। तो मैं यहाँ पे सेकंड टाइप करता हूँ और सेकंड के लिए भी मैं इसको रेफरेंस देता हूँ इसी टाइम का, और मैंने एंटर किया और यहाँ पर मैं जो है देख रहा हूँ कि 15 सेकंड बता रहा हूँ, बाकी तमाम के अंदर 0, यानी एग्जैक्ट ये एग्जैक्ट टाइमिंग है 3:15 की और 0 सेकंड की, जबकि ये टाइमिंग जो है वो 12 बज के, यहाँ पर आप देख सकते हैं फंक्शन के अंदर ऊपर फॉर्मूला बार में 12:0 और 15 सेकंड, तो ये 15 सेकंड इसने पिक कर ली है। बाकी तमाम डेट्स जो है वो सेकंड्स में 0 पर है। नाउ कम्स द वीक डे। मैं यहाँ टाइप करता हूँ इज इक्वल टू वीक डे, और वीक डे क्या करता है जनाब, वीक डे आपको रिटर्न करता है कि आज की तारीख, यानी इस पर्टिकुलर सीरियल नंबर में डे कौन सा था। तो मैंने यहाँ कॉपी किया, कॉमा किया। अच्छा, ये वाहिद फंक्शन है अब तक के, ये 5 फंक्शंस के बाद
कि जिसके अंदर हमारे पास सीरियल नंबर के बाद ये रिटर्न टाइप पूछ रहा है। रिटर्न टाइप क्या है, अगर आप यहाँ से गौर से देखें तो आपको यहाँ पे अगर रिटर्न टाइप आप 1 करेंगे तो ये वीक डे का पहला दिन संडे कंसीडर करेगा। अगर आप 2 करेंगे तो वीक डे का पहला दिन मंडे कंसीडर करेगा। पाकिस्तान में हम इसको 2 रखते हैं, पाकिस्तान के हिसाब से हमारा वीक शुरू होता है मंडे से, तो मैंने इसको 2 किया और मैंने इसको एंटर कर दिया। इट सेज मी के 5 जो है इसका सीरियल नंबर आया है। अगर मैं मंडे को 1 कंसीडर करता हूँ, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो ये फ्राइडे है बेसिकली। मैंने इसको डबल क्लिक करता हूँ और ये तमाम वीकडेज को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता है। यहाँ पर चूंकि ये सारे के सारे जो है वो नंबर्स हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे इस तरह से लिखा हुआ है, या कम से कम MTWTF SS इस तरह से लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्विच फंक्शन यूज करेंगे। अब स्विच फंक्शन क्या है, हमने यहाँ पे स्विच टाइप किया और मैंने टैब प्रेस किया, इसने ओपन किया। एक्सप्रेशन हम वीकडे रहने देंगे, A2 ये जो फंक्शन हमने अभी टाइप किया था यही हम एक्सप्रेशन पे रहने देते हैं और हम यहाँ कॉमा करते हैं। वैल्यू 1, अगर यहाँ पे 1 आंसर आए तो हम चूंकि पाकिस्तान के हिसाब से चल रहे, तो मैंने इसको बोला मंडे टाइप कर दो। अगर यहाँ 2 आता है तो क्या करें, तो फिर यहाँ पे ट्यूसडे टाइप कर दो। अगर यहाँ पे 3 आता है तो क्या करें, वैल्यू देन उसके बाद रिजल्ट, वैल्यू देन उसके बाद रिजल्ट। तो ट्यूसडे हमने टाइप कर लिया था, अब हम वेडनेसडे टाइप कर रहे हैं। अगर यहाँ पे 4 आ जाता है तो क्या करें, यहाँ पे कॉमा लगाया मैंने, तो मैंने इसको बताया कि थर्सडे टाइप कर दो। और उसके बाद अगर यहाँ 5 लिखा हुआ आता है इसका आंसर, वीकडे A2 यानी इसका आंसर अगर आता है 5 तो क्या करेगा, तो यहाँ पर ये टाइप कर देगा फ्राइडे। और उसके बाद मैंने यहाँ पे टाइप किया 6 और मैंने इससे कहा कि अगर 6 आ जाता है आंसर तो यहाँ पे टाइप करो सैटरडे, और यहाँ पे अगर 7 आंसर आ जाता है तो टाइप करो संडे के लिए, ठीक है। और मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब ये फ्राइडे से पिक कर लिया, नाउ इट इज फ्राइडे, संडे या सैटरडे। इसको मैंने अगर 3 डिजिट दे देता या 2 डिजिट दे देता तो ये हमारे लिए काम आ जाता। मैं इसको एडिट करता हूँ और मैं वापस जाता हूँ, मैं संडे के लिए SU यूज करता हूँ और सैटरडे के लिए SA यूज करता हूँ। इसी तरह से थर्सडे के लिए मैं यहाँ पे TH टाइप कर लेता हूँ और मैं ट्यूसडे के लिए यहाँ पे TU टाइप कर लेता हूँ ताकि हमारे पास नंबर एग्जैक्ट आ सके। तो इट इज सैटरडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो आपके पास ये नंबर आ चुके हैं। आप चाहें तो पूरा मंडे से लेकर वीकडेज के नाम टाइप कर सकते हैं। स्विच फंक्शन आपको ये फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है कि अगर वीकडेज का ये जो हमारे पास वीकडेज से जो भी डे निकल के आता है, नंबर ऑफ डे, हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी डे के हिसाब से। तो ये स्विच हमें प्रोवाइड कर देता है फैसिलिटी। यही काम हम नेस्टेड इफ से भी कर सकते हैं, बट उसके अंदर थोड़ी सी फंक्शनलिटी डिटेल्ड है, यहाँ स्विच से इजीली हो सकता था। नाउ कम्स द वीक नंबर। मैंने यहाँ पे वीक नंबर टाइप किया, वीक नम, और मैंने टैब प्रेस किया। अब ये वीक नम जो है ये मुझसे सबसे पहले पूछ रहा है सीरियल नंबर, तो मैंने सीरियल नंबर डेट का दिया, कॉमा। अब ये भी रिटर्न टाइप पूछ रहा है कि आप जो है वो संडे से वीक काउंट करेंगे या मंडे से। तो हमारे पास चूंकि मंडे से वीक काउंट होता है, मैंने यहाँ 2 टाइप किया और मैंने इसको टैब प्रेस करके 2 दे दिया और यहाँ पर मैंने ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया। ये 49th वीक ऑफ द ईयर है। और अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये मुझे बताता है कि 11th, ये 11th वीक है, ये 6th वीक है, 7th वीक है, और ये तमाम डेट्स जो हैं वो 6th वीक की हैं ईयर की। जैसे साल में 52 वीक होते हैं, 52 वीक्स होते हैं, तो ये तमाम वीक्स का मुझे बता रहा है कि कौन कौन से वीक से ये डेट पिक की गई है। नाउ कम्स नेट वर्किंग डेज। दिस इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि हम यहाँ पर नेट वर्किंग डेज काउंट कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आते हैं इस जगह पे, और यहाँ मेरे पास 2 डेट्स हैं, ये दोनों फैब की डेट उठा लेते हैं, ठीक है। मैं इन दोनों को हाईलाइट कर लेता हूँ यहाँ से और मैं इसको येलो कलर बैकग्राउंड दे देता हूँ। और मैंने यहाँ पे टाइप किया नेटवर्क डेज और उसने मुझे पूछा स्टार्ट डेट क्या है, मैंने कहा ये मेरी स्टार्ट डेट है, और एंड डेट क्या है, मैंने कहा यार ये मेरी एंड डेट है, और मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया। इसने मुझे बताया 5 दिन आपके वर्किंग डे हुए। अब अगर मैं साथ इसको देखना चाहूँ कि ये टोटल डेज कितने बनते हैं, मैं इसमें से ये माइनस कर देता हूँ तो मुझे अंदाजा होगा कि 6 डे बनते हैं टोटल, 7 से लेकर 13 तक। लेकिन ये मुझे 5 रिप्लाई कर रहा है। 5 क्यों रिप्लाई कर रहा है, बिकॉज ये लास्ट जो डे है ये सैटरडे है। अगेन यहाँ पे मैं इसको रिमूव करता हूँ और अब आते हैं अपनी यहाँ पर नेटवर्किंग डेज। तो मेरा नेटवर्किंग डेज जो है वो मैं सेकंड रो से टाइप करना चाह रहा हूँ और मैं यहाँ चाह रहा हूँ नेटवर्क डेज, ठीक है। और मैंने ब्रैकेट ओपन किया और उसने मुझसे पूछा स्टार्ट डेट, मैंने कहा ऊपर वाली। इससे मुझसे पूछा एंड डेट, मैंने कहा ये नीचे वाली डेट। और वैसे आप इसको कॉमा लगा के आप जो आपकी कंट्री में गैजेटेड हॉलीडेज हैं वो आप इसको बता सकते हैं कितने हैं।
तो चूंकि हमारे पास यहाँ पे गेजेटेड हॉलीडे कोई नहीं है, तो मैं यहाँ पे इसलिए इस आर्ग्यूमेंट को नहीं रख रहा और मैं इन दोनों की बेस के ऊपर इसको इंटर कर देता हूँ। इसने मुझे बताया कि पहली और दूसरी डेट में 6 जो है वर्किंग डेज हैं, और इसी तरह से मैंने जैसे नीचे ड्रैग किया इसको, तो ये मुझे काउंट करके देता जा रहा है कि कितने वर्किंग डेज हैं। इफ आई वांट कि यार पहली और आखिरी डेट में कितने वर्किंग डेज थे, तो मैं यहाँ पे इसको दोबारा टाइप करता हूँ, इक्वल टू नेट वर्क डेज, ठीक है, और मैंने टैब प्रेस किया और यहाँ पर मैं जाता हूँ लास्ट डेट पे, फर्स्ट डेट पे। ये मुझसे पूछा स्टार्टिंग डेट और कॉमा पर मैंने दोबारा से इसको बताया कि अब एंडिंग डेट ये है, और जैसे ही मैं एंटर करूंगा ये मुझे बता रहा है कि टोटल डेज जो है वो 71 है वर्क डेज। और अगर यहाँ पर हम टोटल काउंट करें इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, तो ये हमें बता देगा टोटल नंबर ऑफ डेज का डिफरेंस कितना है। तो 100 डेज का ये बेसिकली डिफरेंस है, और जिसमें से वर्किंग डे है 71। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ये वो चीज़ है जो एक्सेल में आपको सिखाएगी भी एक्सेल, और इसी चीज से आपकी परफेक्शन भी आएगी एक्सेल में। मैं मिलूंगा आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो एक्सेल की डेट फंक्शन के सताए हुए हैं, तो यकीन जानिए ये वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपनी वर्किंग शीट पर, और यहाँ हमारे पास कुछ डेट फॉर्मेट्स के अंदर यहाँ पे ये डेट्स मौजूद हैं, और इनको हमने डिफरेंट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है थ्रू फंक्शंस। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि डेट फॉर्मेट क्या है। ये सबसे पहले मंथ है, मंथ यानी जून मंथ है। 5 डेट है, 2003 जो है ये ईयर का नाम है, और यहाँ पर भी हमारे पास जून मंथ है और 30th डेट है, और 2009 जो है वो ईयर है। अब हम इसको चेंज करना चाहते हैं बिकॉज हमारे पास जो नॉर्मल कॉमन प्रैक्टिस है दैट इज कि हम सबसे पहले डेट लेते हैं और फिर उसका मंथ लेते हैं, एंड मंथ के बाद हम ईयर लेते हैं। ऑल्दो हम ये डेट्स यहाँ से फॉर्मेटिंग के थ्रू भी चेंज कर सकते हैं, और हम यहाँ पे डेट फॉर्मेटिंग पे जाकर और यहाँ से इसकी डेट्स के डिफरेंट फॉर्मेट्स यहाँ हमारे पास मौजूद है, हम उनके थ्रू इसको चेंज कर सकते हैं। बट आज हम जो बात करने जा रहे हैं इसको हम चेंज करेंगे फंक्शन के थ्रू, और एक ही फंक्शन यूज होगा और वो आपको फंक्शन हेल्प आउट करेगा टू चेंज द फॉर्मेट ऑफ योर डेट। सबसे पहले डेट फॉर्मेट की बात करते हैं, और हम यहाँ पे टाइप करता हूँ मैं इज इक्वल टू text टेक्स्ट फंक्शन, और मैंने ब्रैकेट ओपन किया और इसने मुझसे पूछा कौन सी वैल्यू है जिसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। याद रखिएगा एक्सेल ट्रीट द वैल्यू द डेट एज अ वैल्यू। तो मैंने इसको यहाँ पे इस डेट को चेंज करने का कहा, इस डेट को चेंज करने के लिए कहा, और मैंने कॉमा प्रेस किया और उसने मुझे पूछा कि फॉर्मेट टेक्स्ट क्या फॉर्मेट होना चाहिए। मैंने इन्वर्टेड कॉमास में सबसे पहले यहाँ पे टाइप किया डबल डी, ठीक है, क्योंकि मुझे डेट पहले चाहिए और 2 हिस्सों में चाहिए, 2 डिजिट में चाहिए। मैंने यहाँ पे स्लैश प्रेस किया, फिर मैंने इसे कहा कि डबल एम, मुझे 2 डिजिट्स में ही अपने मंथ चाहिए, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे स्लैश प्रेस किया और मैंने 4 दफा बाय प्रेस कर दिया, यानी मुझे 4 डिजिट के अंदर ईयर चाहिए। मैंने इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज किया और ब्रैकेट को बंद करने के बाद मैंने एंटर किया। अब देखिए ये आपकी डेट फॉर्मेट यहाँ पे चेंज हो चुका है। अब मैं अगर इसको सब पे अप्लाई करता हूँ तो ये देखिए इसने तमाम की तमाम डेट्स को चेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू मेरी रिक्वायरमेंट, जो कि मैं चाह रहा था कि पहले डेज आए, देन मंथ आए, देन उसके बाद ईयर आए। ये तो एक मेथड था। अब हम बात करते हैं दूसरे मेथड की। मैंने यहाँ पे दोबारा से text टाइप किया, ब्रैकेट ओपन किया, और ब्रैकेट ओपन करने के बाद मैंने सेम डेट का रेफरेंस दिया। मैंने यहाँ कॉमा प्रेस किया इन्वर्टेड कॉमास में, मैंने इससे कहा कि यार मुझे सिर्फ और सिर्फ मंथ चाहिए, वो भी 2 डिजिट में, स्लैश 4 डिजिट में ईयर चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज किया और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया। यहाँ देखिए कि इसने मुझे सिर्फ मंथ और ईयर दे दिया, जो कि मेरी रिक्वायरमेंट थी और मैंने इसको प्रोवाइड किया था। मंथ ईयर इसने प्रोवाइड कर दिया। मैं यहाँ से कहता हूँ कि यार इज इक्वल टू टेक्स्ट ऐसा करो कि मुझे मंथ जो है वो डिजिट्स में नहीं चाहिए, मुझे मंथ जो है वो चाहिए लाइक जनवरी है तो JAN, फरवरी है तो FEB, 3 अल्फाबेट ऑर्डर में चाहिए। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर यहाँ पे 3 दफ़ा M टाइप करूँगा और स्लैश करके 4 दफ़ा मैंने Y टाइप कर दिया, और मैंने इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर करूँगा। नाउ सी इसने मुझे दे दी जून की डेट। मैं इसको यहाँ पे सब पे अप्लाई कर देता हूँ। आई थिंक यहाँ पे फॉर्मेटिंग आउट है, हाउएवर यहाँ जून 2009 दे दिया।
अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे मेरे पास स्लैश के साथ आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ यहाँ स्लैश के साथ ना आए, ये बल्कि डैश के साथ आए। तो मैं यहाँ पे एडिट करता हूँ और मैं यहाँ पे स्लैश की जगह पे डैश प्रेस कर देता हूँ और इसको एंटर कर देता हूँ, तो ये जून 2009 उठा लेगा। तो इट्स अप टू यू कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। मैं यहाँ पे अगेन आता हूँ और मैं कहता हूँ कि यार इसको चेंज करो और मुझे एक और फॉर्मेट चाहिए। यहाँ पे मैं टेक्स्ट टाइप किया और मैंने इससे कहा कि इसी डेट को उठा लो और इस डेट को इस दफा इस तरह से कन्वर्ट करो लाइक कि पहले मेरे पास 2 डिजिट में डेट आ जाए, फिर डैश आए, फिर 3 डिजिट में मंथ आ जाए, फिर डैश आए, फिर 2 डिजिट में ईयर आ जाए, या 4 डिजिट इसमें आप देख सकते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, मैंने इन्वर्टेड कॉमास क्लोज किए, ब्रैकेट बंद किया, एंटर कर दिया। अब देखिए ये मुझे जून 2009 बता रहा है और ये 30 जून 2009 और उसके साथ ही मेरे पास एक कंप्लीट डेट आ रही है। तो इट्स अप टू यू। अगर आप 3 दफा एम टाइप करेंगे तो ये मंथ को इस तरह से लेगा, अगर आप 2 दफा एम टाइप करेंगे तो मंथ को इस तरह से लेगा, और अगर एक दफा टाइप करेंगे तो शुरू से ये 0 गायब कर देगा। डेट में भी इसी तरह का सीक्वेंस ये टाइप करेगा, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो आप उस हिसाब से डेट फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मैं आपसे मिलूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। यही है ना वो प्रॉब्लम्स जिनको देख के आप भी कंफ्यूज हो जाते हैं और समझ नहीं आती कि क्या करें। सो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इन्हीं एरर्स को इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो गाइस हम आ चुके हैं अपनी वर्किंग शीट के ऊपर और इस शीट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस वर्किंग शीट की लास्ट शीट है यहाँ पर, और इसके अंदर हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं इन कॉमन एरर्स की, जो कि अक्सर आती हैं और हमें कंफ्यूज कर जाती है कि यार इसका क्या रीजन है। सबसे पहले बात करते हैं, ये हमारे पास जो प्रॉब्लम आ रही है नंबर साइन की। अब ये नंबर साइन जब भी आपके सामने आता है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कॉलम इज नॉट वाइड इनफ टू फिट इन डेटा। यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, ये मैंने कुछ डिजिट टाइप की है और जैसे ही मैं इसको एंटर करता हूँ तो ये देखें यहाँ पर मेरे पास एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी जो कि बिल्कुल इसी तरह का एरर है। मैं भी यहाँ पे कोई फॉर्मूला या फंक्शन मैंने टाइप किया और उसकी वैल्यू जब रिटर्न होती है तो उसके अंदर मुझे अक्सर इस तरह का प्रॉब्लम आता है। मैं इस सेल पे अगर क्लिक करता हूँ और आप यहाँ फॉर्मूला बार में देखें तो ये बिल्कुल सही वैल्यू दिखा रहा है कि जो मैंने टाइप की थी, लेकिन यहाँ पर सेल के अंदर टाइप ऑफ एरर दे रहा है ये नंबर साइन का। तो मैं क्या करूंगा, इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि आपने कॉलम की विड्थ बढ़ानी है। कॉलम की विड्थ इंक्रीज होती है, आप यहाँ पे इसको ड्रैग करें और जहां तक आपका डेटा है वहां तक आप ड्रैग कर सकते हैं। तो ये मैंने ड्रैग किया, पूरी जो वैल्यू है वो मेरे सामने डिस्प्ले कर दी। दूसरा इसका जो तरीका है रिजॉल्व करने का, जो कि आप सिंगल क्लिक पे कर सकते हैं, आप ये डी और ई कॉलम के दरमियान में यहाँ पे कर्सर लेकर आए और यहाँ डबल क्लिक करें और ये आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो चुकी है। और इसका एक तीसरा तरीका है और वो क्या है, वो आप इस सेल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ से फॉर्मेट सेल करते हैं। फॉर्मेट सेल में जाने के बाद अलाइनमेंट में जाएंगे, अलाइनमेंट में जाने के बाद आपने यहाँ पे श्रिंक टू फिट चेक लगा देना है और ओके कर देना है। इससे होगा क्या कि आपका फाउंट साइज जो है वो डिक्रीज हो जाएगा और वो फाउंट साइज अकॉर्डिंग टू सेल डिक्रीज हो जाएगा। अब अगर मैं सेल को मजीद छोटा करता हूँ तो फाउंट साइज डिक्रीज होगा, बट एरर वो वाला नहीं आएगा जो आपको नंबर साइन का एरर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा था। दूसरा जो एरर हमें कॉमनली मिलता है वो आता है इज इक्वल टू नेम एंड क्वेश्चन मार्क। अब नेम एंड क्वेश्चन मार्क का जो है वो एरर जो आता है वो आपका आता है अक्सर इस वजह से कि आप फॉर्मूला टाइप करते हुए आप टैब प्रेस नहीं करते और आपको फंक्शंस पे इतनी कमांड है कि आप जब टाइप करते हैं इज इक्वल टू सम, आपने ब्रैकेट ओपन किया और आपने एक रेंज दी और रेंज देने के बाद आपने एंटर कर दिया एंड देन हियर यू आर। अगर बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे सम की जगह एस यू करके और ब्रैकेट ओपन करके फंक्शन टाइप कर दिया जल्दी में और मैंने एंटर किया तो मेरे पास ये एरर आ जाएगा। तो जब भी आप कोई फंक्शन टाइप कर रहे होते हैं जो कि एक्सेल के बिल्ट इन फंक्शंस हैं, जैसे मैं अक्सर एवरेज टाइप करता हूँ, मुझसे मिस्टेक होती है, मैं एवरेज का 1 आ जाता हूँ और मैं ब्रैकेट ओपन किया और मैंने यहाँ पे एक रेंज दी और रेंज देने के बाद मैं एंटर करता हूँ तो मेरे पास सेम एरर आएगा। तो इसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि आप जब भी फंक्शन टाइप करें, इफ टाइप करें, वट एवर फंक्शन टाइप करें, आप फंक्शन टाइप करने के बाद टैब प्रेस कर लिया करें ताकि आप फंक्शन की अल्फाबेटिक मिस्टेक से बच सकें। तो ये गलत फंक्शन टाइप करने की वजह से ये एरर आता है आपके पास। नाउ कम्स थर्ड वन जो कि है वैल्यू एरर, और इसके हवाले से डिस्क्रिप्शन या रीजन क्या हो सकता है वो होता है फार्मूला हैज अ रॉन्ग आर्गुमेंट नंबर ऑन टेक्स्ट फंक्शन। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं टाइप करता हूँ एक्सेल और यहाँ मैं टाइप करता हूँ 2 और मैं यहाँ पर फंक्शन टाइप करता हूँ इज इक्वल टू फार्मूला लिखता हूँ इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस
और मैं इंटर करता हूँ और ये मेरे सामने आ गया वैल्यू एरर। ये वैल्यू एरर मुझे बता रहा है कि आप की दोनों में से कोई एक वैल्यू जो है वो आपस में मैच नहीं कर रही, रॉन्ग आर्ग्यूमेंट आप दे रहे हैं। लाइक एक्सेल को आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हैं, एक टेक्स्ट को आप मल्टीप्लाई बाय नंबर कर रहे हैं। दैट इज द रीजन बिहाइंड दिस काइंड ऑफ एरर। मैं यहाँ करेक्शन कर सकता हूँ और यहाँ पे प्रॉपर नंबर टाइप करता हूँ और इसको एंटर करता हूँ, तो ये यहाँ पर मुझे एग्जैक्ट आंसर दे देता है, जो कि 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 10। तो ये भी आप समझ के होंगे कि जब भी आपके पास वैल्यू एरर आए तो दैट मीन कि आपने कोई जो भी रेंज ली हुई है, जो भी आप सेल का रेफरेंस ले रहे हैं, उनमें टेक्स्ट और वैल्यू का डिफरेंस आ रहा है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यही हो रहा होता है। अच्छा, अब आते हैं जी डिवीजन एरर का। डिवीजन क्या होता है जी? मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ 2 और मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप नहीं कर रहा। अब मैं इस 2 को डिवाइड करता हूँ और डिवाइड करता हूँ इस नल वैल्यू से, तो क्या होगा? यहाँ पर एरर आ जाएगा। रीजन क्या है कि 2 डिवाइडेड बाय नल, तो ये बता रहा है कि आपने डिवीजन जो है वो करेक्ट नहीं ली है। अगर ये -1 करता हूँ तो ये बिल्कुल सही आंसर देता है। अगर मैं 2 लेता हूँ तो 1 आंसर दे रहा है। अगर मैं 4 लेता हूँ तो बिल्कुल करेक्ट आंसर ले रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ कुछ भी नहीं लेता और मैं यहाँ डिलीट कर देता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास डिवीजन एरर आ जाएगा। ये अक्सर हमारे पास जब हम न्यूमेरिक डेटा पे काम कर रहे होते हैं, सेल्स डेटा पे काम कर रहे होते हैं, तो ये एरर मोस्ट कॉमनली आता है। प्लस एक लास्ट टाइप ऑफ एरर की बात कर लेते हैं, वो एरर है नंबर रेफरेंस। नंबर रेफरेंस क्या है उसको समझने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले एक फंक्शन टाइप कर लेते हैं, एक फॉर्मूला टाइप कर लेते हैं, D7 प्लस E7 प्लस F7, और यहाँ पर मैं कुछ वैल्यू टाइप करता हूँ 1 2 3। मैंने ये 3 सेल के अंदर वैल्यू टाइप की और इसका सम यहाँ ले लिया। अब यहाँ अगर मैं 2 को रिमूव करता हूँ, यानी डिलीट करता हूँ 2 को, तो यहाँ पे ये 1 और 3 को ले रहा है प्लस करके और सेंटर वैल्यू को इग्नोर कर रहा है। लेकिन अगर मैं बैक करता हूँ और कंट्रोल Z करता हूँ और मैं सेम पोजीशन पे आता हूँ और मैं यहाँ से ये कॉलम डिलीट कर देता हूँ, तो क्या होगा कि ये रेफरेंस सेल दे रहा है। अब ये रेफरेंस कहाँ से एरर आ रहा है? ये रेफरेंस आ रहा है कि इसको जो मिडिल का जो रेफरेंस है ना, वो इससे मिस हो गया है। जो कि हमने सबसे पहले इसको रेफर किया था किसी पर्टिकुलर सेल्स को, वो सेल डिलीट हो चुका है। दैट इज द रीजन कि रेफरेंस का एरर आ रहा है मेरे पास। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए आप या तो इसको डिलीट कर दें या इसको नया रेफरेंस सेल दे दें। तो इट्स अप टू यू कि आपके पास जिस तरह का भी एरर आता है आप उसको किस तरह रिजॉल्व करते हैं। अगर आपको कोई मजीद अलग किस्म का एरर रिसीव हो रहा है एक्सेल शीट के अंदर, या आप समझते हैं कि ये 5 एरर जो है वो मोस्ट कॉमन नहीं है, इसके अलावा भी आपको एरर आते हैं, तो उन एरर की डिस्क्रिप्शन जो है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर भी एक वीडियो बना के आप यहाँ पोस्ट कर दूंगा ताकि आपके वो इशू भी रिजॉल्व हो सकें। याद रखिएगा, इन वीडियोस को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ लर्निंग है, और हम जितना अपनी लर्निंग को ऑप्टिमाइज करेंगे उतना ज्यादा हम ग्रो कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, और मैं आपसे मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आप ये जानने वाले हैं कि इस तरह के एरर आने की सूरत में आपको क्या करना है कि आपके एरर रिमूव हो सके। यहाँ हम बात करने जा रहे हैं कुछ इंफॉर्मेशन फंक्शंस की, जिसमें इज टेक्स्ट, इज नंबर, इज नॉन टेक्स्ट, इज ब्लैंक, और आखिर में हम बात करेंगे कुछ एरर फ्री फंक्शंस की। सो स्टार्ट करते हैं विद इज टेक्स्ट। ये जितने भी इंफॉर्मेशन फंक्शंस हैं ये यूज होते हैं विद कॉम्बिनेशन, बट अगेन इसको हम पहले सिंगल यूज करेंगे एंड देन मैं आपको बताऊंगा इसका कॉम्बिनेशन किस तरह से यूज किया जा सकता है। इसका सिंगल यूसेज जो है वो आपको सिंपली आंसर देता है ट्रू या फॉल्स की सूरत में। इनमें से आप कोई भी फंक्शन यूज करें सिवाय इफ एरर के, आपको बाकी तमाम फंक्शन ट्रू या फॉल्स की सूरत में आंसर देते हैं। टाइप करता हूं मैं यहाँ पे इज इक्वल टू इज टेक्स्ट, और जैसे ही मैं टाइप करता हूं मैं टैब प्रेस करता हूं, ये फंक्शन एक्टिवेट हो जाता है। मैं इसको सेल रेफरेंस देता हूं A5 का, और मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देता हूं। तो मुझे बता दिया फॉल्स। ये फंक्शन हमें बताता है कि जिस टेक्स्ट का या जिस सेल का आप रेफरेंस दे रहे हैं उसमें जो वैल्यूज हैं आया वो टेक्स्ट है या नहीं है। अगर फॉल्स आंसर आता है दैट मीन वो टेक्स्ट नहीं है, अगर ट्रू आंसर आता है दैट मीन वो टेक्स्ट है। अगर मैं यहाँ पे मैनुअली चेक करूँ तो यहाँ पे मेरे पास ये वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज दिख रही हैं, ये वैल्यूज दिख रही हैं, ये टेक्स्ट दिख रहा है मुझे, इसके अलावा तकरीबन मुझे वैल्यूज दिख रही हैं। लेट्स सी कि इनमें से जो मैं देख रहा हूँ वो जो दिख रहा है क्या वो वैल्यूज ही हैं या कुछ और हैं। तो मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ एंड लेट्स सी कि कितने फॉल्स आते हैं। यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ पे फॉल्स है, यानी ये दोनों जो है ये नंबर्स हैं
मैंने आपको बताया था कि डेट को एक्सेल नंबर कंसीडर करता है। यहाँ पर इसने ट्रू दिया है। क्यों ट्रू दिया है? क्योंकि यहाँ पर अगर मैं इसको देखूं, ओ दिस इज नॉट अ जीरो, इट इज ओ। अब मैं इसको जीरो करके एंटर करता हूँ तो देखिए ये फॉल्स दे रहा है। मैं इसको कंट्रोल जी कर लेता हूँ। अगेन यहाँ पर इसने मुझे ट्रू वैल्यू दी बिकॉज ऑफ ए, यहाँ पर ट्रू वैल्यू दी बिकॉज ऑफ अगेन यहाँ पे हमारे पास ये ओ है, इट्स नॉट अ जीरो। तो ये हमारे पास इस टेक्स्ट का फंक्शन है। अब हम बात करते हैं इस नंबर। मैं यहाँ टाइप करता हूँ इस नंबर और मैं इसको रेफरेंस देता हूँ सेम सेल का। मैं जैसे एंटर करता हूँ इसने मुझे बता दिया ट्रू। जहाँ पर ये फॉल्स है वहां पर ये ट्रू हो जाएगा। आप रिवर्स ऑर्डर में दोनों में से कोई भी फंक्शन यूज करना चाहें यू कैन यूज इट, ये आपको हेल्प करेगा। मैं यहाँ टाइप करता हूँ इज इक्वल टू इज नॉन एक्स और ब्रैकेट ओपन करके मैं इसको A1 का रेफरेंस दे देता हूँ, A5 का। देन मैं इसको कॉपी करके तमाम पे पेस्ट कर देता हूँ तो ये मुझे सेम आंसर दे रहा है जैसे इस नंबर आंसर दे रहा है। अब हम बात करते हैं इस ब्लैंक की। इस ब्लैंक आपको बता रहा है कि जिस सेल का आप रेफरेंस दे रहे हैं क्या वो ब्लैंक है या उसमें कोई भी वैल्यू मौजूद है। समटाइम हम जब डेटा कॉल कर रहे होते हैं किसी डेटाबेस से तो उसमें कुछ सेल्स हमें ब्लैंक दिख रहे होते हैं बट एक्चुअली वो ब्लैंक होते नहीं है। इस ब्लैंक को मैं यहाँ टाइप करके ब्रैकेट ओपन करता हूँ, मैं सेम सेल का रेफरेंस देकर एंटर करता हूँ। इससे मुझे वैल्यूज दी फॉल्स, लेकिन ये जो लास्ट वैल्यू है यहाँ तमाम पे फॉल्स दे रहा है, यहाँ लास्ट वैल्यू है क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। दैट इज वाई इसने मुझे यहाँ पे ट्रू दे दिया। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ स्पेस बार प्रेस करके एंटर कर देता हूँ तो ये देखें कि यहाँ पर इसने टेक्स्ट पकड़ लिया बिकॉज स्पेस बार को ये टेक्स्ट कंसीडर करता है, वैल्यू नहीं है। ब्लैंक भी फॉल्स आ रहा है। ब्लैंक क्यों फॉल्स आ रहा है? देखने में ये ब्लैंक है बट यहाँ पर स्पेस बार है। अगर मैं यहाँ पे स्पेस बार को रिमूव करके और एंटर करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास दोनों ही ट्रू हो जाते हैं, नॉन टेक्स्ट और इस ब्लैंक। बट यहाँ पर देखिए कि नंबर जो है वो स्टिल फॉल्स आ रहा है, टेक्स्ट जो है वो स्टिल फॉल्स आ रहा है। अब हम बात करते हैं इस एरर की। तो इस एरर हमें इंफॉर्मेशन देता है कि जिस सेल का हम रेफरेंस दे रहे हैं क्या वो कोई एरर है या फिर वो वैल्यू है या कुछ टेक्स्ट। तो इस एरर जो है ये आपको एरर फाइंड आउट करके देता है। तो मैं इस सूरत में यहाँ पर चूंकि हमने लेफ्ट पे E5 में फंक्शन टाइप किया हुआ है इस ब्लैंक का, तो मैं यहाँ पे इस ब्लैंक के फंक्शन का रेफरेंस देता हूँ इसको E5 और मैं इसका ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करता हूँ। चेक करते हैं कि क्या ये एरर है। तो हम इसको इंटर करते हैं, इसने मुझे फॉल्स बता दिया। इसने मुझे कहा कि यार कहीं पर भी कोई भी एरर नहीं है, ठीक है, सबको फॉल्स कर दिया। हम यहाँ पर एक एरर क्रिएट करते हैं। लेट्स सी, मैंने यहाँ पे ब्लैंक की जगह यहाँ के नहीं लिखा था और मैंने इसको इंटर कर दिया था। नाउ सी, इसने एरर पिक कर लिया, यहाँ पर इसने ये एरर पिक कर लिया। तो जहां पर भी आपके एरर्स होंगे जब आप शीट्स को ऑटोमाइजेशन की तरफ लेकर जाते हैं तो वन गो में आपके पास ह्यूज डेटा होता है और इस ह्यूज डेटा के अंदर एरर को पिक करना आसान नहीं होता। तो आप उस सूरत में चेकिंग के लिए इस एरर यूज कर सकते हैं। ये तमाम फंक्शन जो है आप इफ कंडीशन के साथ भी यूज कर सकते हैं। इफ के साथ ये कैसे इस्तेमाल होंगे उसको हम यहाँ पे टेस्ट आउट करते हैं बिफोर गोइंग टू इफ एरर। इफ एरर को अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं इफ के साथ इनमें से कोई भी फंक्शन यूज करना हो तो हम कैसे यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ इफ और मैं यहाँ पे टैब प्रेस करता हूँ। यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट है। लॉजिकल टेस्ट में आपने सिंपली करना है इज टेक्स्ट। अगर आप टेक्स्ट यूज कर रहे हैं और आपने यहाँ टैब प्रेस करके और सिंपली आपने यहाँ पर इसका रेफरेंस दे दिया। आपने कहा कि अगर A5 के अंदर टेक्स्ट है वो क्या करे, तो यहाँ पर भी लिख दे यहाँ टेक्स्ट मौजूद है, वरना क्या करें, वरना यहाँ कर दे नॉन टेक्स्ट और मैंने इसको इंटर कर दिया यहाँ पर। ठीक है, इसने मुझे कहा ब्रैकेट क्लोज करो, मैंने एंटर किया, इसने मुझे कहा नॉन टेक्स्ट, क्योंकि ये टेक्स्ट नहीं है। अब जहां जहां पर टेक्स्ट होगा वहां पर ये मुझे टेक्स्ट का आंसर दे रहा है और जहां पर टेक्स्ट नहीं है इसने मुझे नॉन टेक्स्ट का आंसर दे दिया। सिमिलरली आप इस नंबर को भी इफ के साथ यूज कर सकते हैं। यहाँ पर इस नंबर और यहाँ पर मैं रिवर्स कंडीशन लगा देता हूँ कि अगर इसको नंबर मिल जाए तो ये क्या करे, यहाँ पर लिख दे कि जी इट इज नंबर, और अगर ये नंबर नहीं है तो ये यहाँ पर टाइप कर दे नॉन नंबर। मैंने यहाँ पे नॉन नंबर लिख दिया और यहाँ पर इंटर किया। जैसे मैं इंटर करता हूँ अब ये देखिए जहां जहां पर इसको नॉन नंबर था उसने नॉन नंबर कर दिया, जहां पे नंबर था इसने नंबर टाइप कर दिया। तो ये सारे फंक्शंस आप इफ के साथ यूज कीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इफ एरर की। इफ एरर पे जाने से पहले हम न्यू टेबल पे चलते हैं।
यहाँ हम आ चुके हैं एक नए टेबल के ऊपर और यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसमें प्रोडक्ट ए बी सी डी ई एफ जी एच करके मैंने इसमें टाइप किया नाम, उनकी सेल्स है 2020 की और 2021 की। जैसे प्रोडक्ट ए जो है वो 217 यूनिट सेल हुए थे 2020 में और 21 में 231 यूनिट सेल हुए। तो यहाँ पर ग्रोथ परसेंटेज जो कैलकुलेट हुई है वो कैलकुलेट हुई है 6.45, जो कि हमने इस फंक्शन से यूज की है, जो कि ग्रोथ का स्टैंडर्ड फंक्शन है। हमने यहाँ पे एंटर किया और अब हम इस फंक्शन को अप्लाई करते हैं तमाम प्रोडक्ट्स पे यहाँ तक। और आप ये देखें कि जहाँ पर ग्रोथ कैलकुलेट हो सकती है, बिकॉज ग्रोथ किस तरह से कैलकुलेट होती है, आपने कहा करंट वैल्यू माइनस प्रीवियस ईयर वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर वैल्यू और मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, अब जब भी डिवाइड यूज करते हैं तो अगर प्रीवियस ईयर वैल्यू के अंदर वो प्रोडक्ट ही नहीं थी, उसकी कोई सेल ही नहीं थी, तो उस जगह पे आपको ये डिवाइडेड का जो एरर है मैसेज है ये रिसीव हो जाता है। यहाँ पर भी देखें कि ये प्रोडक्ट पिछले साल नहीं थी, इसकी सेल 0 थी, तो यहाँ पर डिवीजन का एरर आपको मिल गया। सिमिलरली आपको यहाँ पर भी डिवीजन का एरर नजर आ रहा है। अब इसको रिजॉल्व कैसे करना होता है? इसको रिजॉल्व करने के लिए आप यूज करेंगे इफ एरर फंक्शन। कोई भी आपने फंक्शन टाइप किया है जिसमें आपको लगता है, लाइक वी लुकअप में अक्सर आपको नंबर n/a का एरर आता है, आपको इफ के अंदर एरर आते हैं, आपको किसी और फंक्शन में आपको एरर आते हैं, तो आपने करना क्या है कि आपने डबल क्लिक करना है फंक्शन जहां आपने टाइप किया है और आपने उस फंक्शन के स्टार्ट में टाइप कर देना है इफ एरर, यानी ब्रैकेट के बाद आपने इफ एरर टाइप करना है, आपने ब्रैकेट ओपन करना है और फिर बिल्कुल लास्ट में क्लिक करना है जहां आपका फंक्शन एंड होता है। एंड होते वहां पर आपने टाइप करना है कॉमा और इसको बताना है कि इस जो आपने फंक्शन टाइप किया था इसका जवाब अगर एरर आता है तो आपने यहाँ पर क्या लिखना है। मैं इसको ये कहता हूँ कि यहाँ पे कुछ ना करो या 0 लिख दो, या मैं इसको आंसर देता हूँ 0 और मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब जहां पर ये एरर होगा वहां पर मुझे ये आंसर देगा 0। तो लेट्स चेक इट आउट। मैं इसको यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, सी यहाँ मुझे इसने 0 आंसर दिया, यहाँ 0 आंसर दिया, यहाँ भी और यहाँ भी। तो ये आपकी जिंदगी आसान कर देगा इफ एरर। अगर आपके ग्रोथ फंक्शन को आप रेगुलर यूज करने वाले हैं, अगर आप वी लुकअप को रेगुलर यूज करने वाले हैं, तो इफ एरर आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।